व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, नो गुड इवनिंग। सबसे पहले तो जय हिंद। जय हिंद बोलने का मन कर रहा है। आप लोगों ने कहा सुने ना, आधे में राम और आधे में गांव। भाई साहब, इस पर्टिकुलर पिक्चर के ऊपर सटीक बैठती है। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब ये हो गया कि एशिया कप जो है वो हमारे देश के द्वारा 8वीं बार जीत लिया गया है। 8वीं बार मतलब कितनी बार हुआ है टोटल मिलाकर? मतलब टोटल मिलाकर 16वें बार हुआ है और 8वीं बार जो है वो इंडिया ने जीत लिया। मतलब सबसे ज्यादा जीतने वाला जो देश है वो है इंडिया। तो आप लोग ये समझिए, इसीलिए बोला मैंने आधे में राम और आधे में गांव। ठीक है, 4-5 बार ये लगभग श्रीलंका ने जीता है, 1-2 बार पाकिस्तान ने जीता है। तो सोचो यहाँ पर कि हम लोग किस लेवल पर यहाँ पर देखने को मिले। और सबसे खतरनाक काम जो देखने को मिला वो है सिराज भाई साहब का। मतलब क्या शानदार गिल्लियां उखाड़ी। मतलब एक तरीके से नहीं कहते कि रुला दिया बिल्कुल यहाँ पर श्रीलंका को। एशिया कप जाकर सर्च करना, कुछ ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। ये देखो क्या सेलिब्रेशन चल रहा है। यानी अच्छा सेलिब्रेशन। ये देखो 10 विकेट से जीत गई भाई साहब इंडिया। तो और क्या चाहिए? तो खतरनाक लेवल का आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली जो गेम देखने को मिला। और यहाँ पर आप लोग देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये एक, इसको थोड़ा सा इधर खिसका दें, 1 सेकेंड, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में हल्का सा याद रखिएगा। करंट चैंपियन भी हम हैं और मोस्ट सक्सेसफुल जो इसमें टीम है वो हमारा देश आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। और यहाँ पर देखिए ये टोटल कब से हुआ है, 1984 से लेके 2023 तक का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार लेवल की परफॉर्मेंस आप लोग इसको बोल सकते हो। इसी के साथ में होस्ट नेशन कौन था यहाँ पर? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स था। उस टाइम पर भी इंडिया के द्वारा जीता गया। अभी अगर बात करेंगे तो श्रीलंका के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, तो इंडिया के द्वारा यहाँ पर जीता गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर श्रीलंका के अंदर नहीं था अकेला, पाकिस्तान के अंदर भी मैच हुए थे। हालांकि हमारे सारे मैच थे वो श्रीलंका के अंदर में हुए थे। तो इसकी वजह से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो होस्ट दोनों था, ये याद रखेगा। तो इंडिया ने जो है यहाँ पर क्या कर दिया, एक तरीके से झंडा गाड़ दिया। ठीक है, डंडा किसी का भी झंडा मारा होना चाहिए। सुनिए ना वो कहानी, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा यार, एक तरीके से मजा आ गया। बंदे ने जब यहाँ पर जीते तो यहाँ पर जो सिराज भाई साहब है, इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। क्योंकि इनको जो यहाँ पर बेसिकली जब प्राइज मनी मिली तो इन्होंने बोला कि किसके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं, तो बोल रहे उन लोगों के लिए जिन्होंने ये टूर्नामेंट जो है सक्सेस कराई है। मतलब ग्राउंड में काम करने वाले श्रीलंका के जो वहाँ पर ग्राउंड में काम कर रहे थे वर्कर, क्योंकि उनकी वजह से वो टूर्नामेंट जो है वो सक्सेस हो पाई, वरना पॉसिबल नहीं होता। इतनी बारिश हो रही थी और वो सारी कंडीशन वहाँ पर बनी हुई थी, तो उसकी वजह से लग नहीं रहा था कि चीज़ें आगे चल पाएगी। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको कहते हैं बड़ा दिल। और ये बड़ा दिल वही इंसान दिखा सकता है जो कहीं अच्छी जगह से एक परवरिश से आ निकल कर ये हैदराबाद की गलियों में खेलने वाला इंसान 2017 में फिर आईपीएल में एंट्री हुई। और जब ये ऑस्ट्रेलिया के टूर पर थे, इनके फादर साहब की डेथ हो गई थी, पर वहां पर ये बायो बबल में थे कोविड-19 के टाइम पर, और उनके द्वारा उस टाइम पर मेडन 5 विकेट इनके द्वारा लिए गए थे। तो मतलब समझ सकते हैं कि जो इंसान डेडिकेशन के साथ में काम करता है वो वहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस निकाल कर लेकर आता है। तो सीखने लायक पर्सनैलिटी है। और बाकी एशिया कप के बारे में कुछ पूछ जाए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई दी है, उसको लेकर कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। और ये पिक्चर जो है, इस पिक्चर के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। ये पिक्चर, इसका जो क्रेडिट जाता है इस पिक्चर का, ये किसको जाता है बताइए? ये सारी रेत पर जो पिक्चर है कौन बनाता है बताइए? देखता हूँ आप लोग बता पाते हैं क्या। हमारे देश के अंदर में काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जो कि एक तरीके से अवार्ड विनिंग पर्सन भी आप लोग बोल सकते हैं, जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक। ठीक है, तो ये है जो कि यहाँ पर ये इस तरीके की पिक्चर बनाते हैं। तो बड़ी ही प्यारी सी पिक्चर है, इनका ट्विटर हैंडल पर है, इन्होंने शेयर की थी, तो वहीं से पिक्चर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो कितनी शानदार, एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम भारत। ठीक है, इसके ऊपर कई सारे लोग कंट्रोवर्सी कर रहे थे कि भारत क्यों। देखो यार, हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में भारत या फिर इंडिया, आप लोग जो चाहो वो यूज कर सकते हो और दोनों के दोनों वैलिड है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कि वो एक तरीके से अनऑथराइज्ड है, तो उसको लेकर ऐसे मत सोचो कि ये क्या बोल दिया है। तो कभी भी ये बातें मत सोचना माइंड में। ठीक है, बाकी ये बताइए कल का दिन कैसा रहा और आज के दिन को कैसे आप लोग लेकर चलने वाले हैं। क्योंकि जब तक आप लोग कल के दिन को रुक कर एक बार चेक नहीं करोगे तो आज का दिन आप लोग जिंदगी में कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं लिखकर। क्योंकि इंसान जो गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है वही इंसान जो है वो शिखर पर पहुंचता है। लेकिन जो चीजों को इग्नोर करता रहता है वो वहीं पड़ा रहता है, और वो नहीं कहते कि रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है। तो वो चीजें आप लोगों को अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगी। बोला क्या गया है, जो बदला जा सकता है उसे बदलिए, जो न बदला जा सके उसे स्वीकार करिए, और जो स्वीकार एक तरीके से जो स्वीकारा न जा सके उसे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए
वह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई सारे लोग क्या रहते हैं, उन चीज़ों को लेकर इरिटेट होते रहते हैं कि यार ये पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, देख तरीके से ना कि इलोन मस्क पता नहीं यार क्या करता रहता है। अरे इलोन मस्क की जिंदगी उससे करने दो, जो क्या कर रहा है उससे आपकी सेहत पे इंपैक्ट पड़ रहा है क्या? अगर आपको लग रहा है पड़ रहा है और आप चेंज कर सकते हैं तो उसको चेंज करिए, और नहीं पड़ रहा है तो उसको भी मजे लेने दीजिए, आप भी मजे लीजिए। ठीक है, यानी कि कोई इंसान किसी देश के किसी कॉन्टिनेंट में कहीं पर बैठा हुआ कुछ बातें बोल रहा है और उसको देखकर हम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो कोई मतलब बनता है उस चीज का? ये बिना तुक वाली बात होगी ना। तो इसलिए हमेशा अपना आपको खुश रखिए थोड़ा सा, ये भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी और को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मत दीजिए कि यार मुझे खुश रख ले, तू खुश रखेगा तो मैं खुश रहूंगा, ठीक है, वो मुझे खुश रखेगी तो मैं खुश रहूंगा या खुश रहूंगी। तो ये चीजें हमेशा आप लोगों को दुख देंगी। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखिए तो जिंदगी आप लोग एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ में ये आप लोगों को जरूर बताना है कि आज का दिन कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। क्या इसके लिए आप लोगों ने अपना शेड्यूल बना लिया है, हाँ या फिर ना? अगर हाँ बताया तो लाइक कर बता सकते हो, और ना बनाया है तो डिसलाइक कर दो। ठीक है, कि हाँ हम लोगों ने नहीं बनाया है, और नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया ये बता दो यार। बनाया जरूर करो क्योंकि आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नहीं बनाओगे तो फिर आज का दिन भी ऐसे ही जाएगा जो कि जैसा पहले गया होगा, जो कि जिस दिन आप लोगों ने नहीं बनाया होगा। तो चीजों को सही से लेकर चलना सीखो। और एग्जाम अब पास आ रहे हैं यार, सितंबर आप लोगों का जा चुका है। यूपीएससी के जो मेंस के जो मेन पेपर हैं आप लोगों के वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। जीएस पेपर 1 2 3 4 देखे पेपर खोलकर, किस किस ने देखे हैं? अच्छा ठीक बताओ किस किस ने पेपर देखा है। अगर सीरियस हो यूपीएससी को लेकर तो एटलीस्ट उसको खोलकर जरूर देखना, वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग उसको देख नहीं रहे हो और एक बार समझ नहीं रहे हो तो एनालिसिस जरूर देखना एक बार पेपर का। और सारे पेपर टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिए, एक बार उनको अपने पास रख लेना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर के पेपर कैसे थे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जब मैंने डिस्कशन किया ये आप लोगों को मैंने बताया भी था। ठीक है, तो चीजों को सीखकर आगे आप लोगों को बढ़ना है। ओके, इंपॉर्टेंट डे है। एक तो बात करेंगे वर्ल्ड बैम्बो डे के बारे में, बैम्बो के बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताएंगे। और दूसरा बात करेंगे बेसिकली यहाँ पर इंटरनेशनल इक्वल पे डे के रूप में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बात कर ले पहले। इंटरनेशनल इक्वल पे यानी कि ये यहाँ पर बात की जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये सेक्स के बेस पर डिपेंड मत करो कि ये लड़का है लड़की, कि लड़के को ज्यादा पैसे दे दिए वही काम करने के लिए, लड़की को कम पैसे दे दिए। ये इतनी ज्यादा खतरनाक चीज है। अगर आप लोगों से मैं बात करूं, हमारे संविधान के आप लोग जाओगे तो पार्ट 4 में ये क्या है, डीपीएसपी, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। उसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने बकायदा आर्टिकल रख दिया, आर्टिकल 39, कि मेल और फीमेल को कोई काम अगर करने के लिए दिया जाए, अगर दोनों उस काम को करने में समर्थ हैं तो दोनों को इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। तो इसका मतलब इससे पहले खूब डिस्क्रिमिनेशन होता था। वही काम अगर लड़का करे तो उसको ज्यादा पैसे दे दिए, लड़की करे तो कम पैसे दे दिए। तो ये बहुत बुरी दिक्कत देखने को मिलती है। इसी के साथ में प्रॉब्लम क्या निकल कर आती है, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई रहती है उनको ज्यादा नौकरी पर रखा जाता है एज कंपेयर टू जिनकी शादी हुई रहती है। और जिनकी नई नई शादी होती है उनकी तो बिल्कुल ही नहीं रखते। क्यों? क्योंकि नई नई शादी हुई है, आगे चल के बच्चे होंगे तो छुट्टी लेंगी, और छुट्टी लेंगे तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। इतनी घटिया प्रवृत्ति भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। मैटरनिटी जो लीव होती है उसका पैसा देने के लिए कई बार तैयार नहीं रहते हैं लोग, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इन सब पर काम करना जरूरी है, क्योंकि अगर महिला अगर बच्चे को जन्म नहीं देगी तो ये समाज, ये सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगा, और उसको हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये भी चीजें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इक्वल पे इक्वल वर्क जो है ये काफी ज्यादा जरूरी है। और एक तरीके से उस काम के लिए तो खासकर जिसको महिला सक्षम है करने में, उसमें तो यहाँ पर होना ही चाहिए। तो आर्टिकल डीपीएसपी का याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं और कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक हैं, ये स्टेट पीसीएस में मैच करने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डीपीएसपी कौन से पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलता है, ये सारे कई बार डायरेक्ट आर्टिकल ना पूछकर मैच करने के लिए भी आप लोगों से आ जाते हैं। तो छोटी सी बात है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बैम्बो के बारे में बात करें तो ये भी डे जो है वो 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है बैम्बो के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। और वर्ल्ड बैम्बो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर सेटअप किया गया था 1992 में, जो कि जापान के अंदर में लोकेटेड है। ठीक है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, बैम्बो सोडी, इसको आप लोग साइंटिफिक नेम यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको ग्रास बोला जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी गवर्नमेंट भी बोल रही है। आप लोग खुद देखें, यहाँ पर रिमूव कर दिया गया बैम्बो को फ्रॉम ट्री की कैटेगरी से यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अमेंडमेंट करके 2017 में, और इसको बैम्बो को क्या कर दिया, इसको कैटेगरी ऑफ ट्री से हटाकर इसको ग्रास की कैटेगरी में यहाँ पर डाल दिया। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि बैम्बो हमारे देश में इसको लेकर कई सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे बैम्बो क्लस्टर हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर देखने को मिलते हैं 22 हमारे देश के अंदर में। 9 राज्य ऐसे हैं जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक, जहां पर ये इस तरह के क्लस्टर देखने को मिलते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हाइक भी दिया गया यहाँ पर इसकी, ताकि खेती की जा सके। और नेशनल बैम्बो मिशन भी हमारे देश में देखने को मिला, 2018-19 में लॉन्च किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये।
सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है ये, एक दिन के अंदर में ये लगभग 91 सेंटीमीटर या फिर 35 इंच तक बढ़ जाता है बैम्बो का पेड़, इतनी फास्ट ये बढ़ता है। इसमें आप लोग यहाँ पर कई तरह के मटेरियल बनाने के इस्तेमाल करते हो। गांव में से मुड्ढे नहीं होते, मुड्ढे वगैरह बैठने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल है, काफी ज्यादा है, फास्ट ग्रोथ होती है, तो इसकी जो खेती होती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ट्री की कैटेगरी से क्यों हटाया, क्योंकि अगर ट्री रख देते तो इनको काटना मुश्किल हो जाता। अब घास बोला है तो लगा देते हैं फटाफट और काट भी लेते हैं, तो इससे पैसा बन जाता है जो कि यहाँ पर इसको उगाते हैं। तो इसको इसीलिए यहाँ पर ट्री नहीं, इसको बेसिकली ग्रास की कैटेगरी में रखा गया है। 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं और लगभग 7 इंच के करीब इनका आप लोगों को तना यानी कि इसका मोटापा देखने को मिलेगा। ये इसका जो एक चारों तरफ से इसका अगर आप लोग डायमीटर निकालोगे, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया बैम्बो के बारे में, हमारे देश के अंदर में क्या इनिशिएटिव है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे देश के जो इनिशिएटिव है वो एटलीस्ट आप लोग याद रख सकते हैं, तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ये मतलब अंदर से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर गई मुझे जब मैंने बात की कल एक बच्चे से। एक ऐसे फैमिली मेंबर थे जो 2016 से बेसिकली साथ में कनेक्टेड थे, जब से चैनल बनाया था, ठीक है। उसके बाद में उनका सिलेक्शन हो गया 2019 में। 19 में उनका सिलेक्शन हो गया स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर में। तो यहाँ पर तब से लेकर वो क्या करे थे, फिर उन्होंने कुछ दिनों फिर कंटिन्यूअस चैनल देखा, पर लेकिन कई बार इतना काम होता है बेसिकली जॉब के अंदर में, तो काफ़ी बिजी हो जाते हैं, तो उनका जो है चैनल देखना जो है छूट गया। उसके बाद में फिर उन्होंने अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही बेसिकली चैनल देखना स्टार्ट किया। तो उनको पता चला कि सर ने जो है कोर्स लॉन्च कर रखा है, वो आगे यूपीएससी की भी तैयारी करना चाह रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर उसने क्या किया, इस पर्टिकुलर को स्कैन किया और स्कैन करने के बाद में 50,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीम है जो इसको देखती है, तो उनको बेसिकली ये हुआ कि मतलब नॉर्मली क्या है यहाँ पर कि 499 है, कई सारे बच्चे जो है 499 नहीं करते हैं, 500 कर देते हैं, चलो समझ में आता है, उसमें कोई इशू नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर 50,000 कर देना तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो यहाँ पर तुरंत जो है वो टीम ने अकाउंट टीम से बात की और फिर कि ये कैसे हो गया, तो उनसे कॉन्टैक्ट किया गया कि किस तरीके से सर क्या हो गया, किस तरीके से। तो मतलब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सर मुझे जो है मैंने उस टाइम पर बेसिकली क्या हुआ था, मतलब ये थोड़ी सी पर्सनल चीज़ है, वो कहीं पर एडमिशन लेना चाहते थे तो उनका एडमिशन करवाया था मैंने, ठीक है। तो उनका एडमिशन करवाया, तो कह रहे हैं कि सर मैंने अपनी तरफ से ये है बेसिकली एसएलवी टीम के लिए दिया है, क्योंकि उस टाइम पर वो कुछ क्लासेस लेना चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि सर मैंने एक किस्त भर दी है वहाँ पर और मेरी दूसरी किस्त नहीं जा रही है, तो सर प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो वो आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने मैसेज नहीं किया, मैंने पूछा बताया क्यों नहीं कि जॉब लग गई है, तो कहे कि सर मेरा मन है यूपीएससी निकालने का, यूपीएससी के पीछे लगाऊं, जब यूपीएससी निकल जाएगी तब सब, मेरा मन था कि तब आपको बताऊं आगे। तो मेरी आप लोगों से यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कि आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग इसके साथ में मतलब एक तरीके से इसको एग्री करेंगे। जैसे अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है ना, आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस पोजीशन पर पहुंच गए हैं कि आप लोग इस तरीके से पैसे दे सकते हैं, तो यार यहाँ पे ऐसा नहीं कि डोनेशन देकर यहाँ पर एक तरीके से कि मतलब मुझे पैसों की जरूरत है। हाँ ये है कि चीजें चल रही हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आएंगे तो पैसे अच्छे हैं, वो किसी को बुरे नहीं लगते हैं। पर लेकिन अगर इसका दूसरा इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, जैसे फीस इतनी कम है एप्लीकेशन के ऊपर जो कोर्सेज हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए, तो कोई अगर चाहता है बच्चा की उसकी तैयारी करनी है उसको, ठीक है, तो आप लोग चाहो तो उसका कोर्स में उसका एडमिशन करा सकते हैं। इतने पैसों में लगभग 3 बच्चों का एडमिशन हो जाता है, इतनी सस्ती फीस है, ठीक है। और जो अभी बेसिक कोर्स लॉन्च कर रखा है उसमें तो इतने पैसों में 10 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, उसका कम से कम एक बेसिक तैयार हो जाएगा, 1 डे टाइप के एग्जाम की तैयारी कर लेगा। तो ऐसे डोनेशन न देकर कई सारे बच्चे हैं, कोई कई दिनों से देख रहा था, मैंने बोला उसको टीम को कि अगर कुछ ऐसा हुआ करे तो कांटेक्ट किया करो और इस चीज को मत करो यार। और आज तक मैंने ये इसलिए शेयर भी नहीं किया था यहाँ पर ये क्यूआर कोड, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों ने मांगा कि सर डोनेशन देना है, इतने दिन से पढ़ रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो ये किसी की फीस कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहीं एडमिशन खिलाना है, कोई और कहीं और एडमिशन लेना चाहता है, अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, तो उसकी फीस दे दो, तो एक इंसान की जिंदगी आप लोग संवार दोगे, ठीक है। तो उस टाइम पर ये आप लोग देखते हैं कि जब मैंने यहाँ पर इनकी जो इंस्टॉलमेंट में हेल्प की थी, उसमें ये सोच के नहीं कि बंदा आकर इस तरीके से मतलब मुझे किसी तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आज की डेट में अगर कुछ भी ऐसी पोजीशन पर आप लोग पहुंचते हो, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करो, किसी और की हेल्प कर दो उसी तरीके से अगर किसी ने आपकी हेल्प की है, और यही एक तरीके से सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग किसी भी तरीके से यहाँ से किसी भी तरीके की हेल्प आप लोगों को मिल रही है, और कहीं पर भी मैंने आप लोगों को किसी थोड़ी सी भी हेल्प की है, क्योंकि मुझे अभी भी याद आ रहा है
कोविड-19 के टाइम पर जब मैंने बोला था बहुत सारे बच्चों के जब नहीं मोबाइल फोन रिचार्ज कराए थे, तो उस टाइम पर मैंने अकेले ने नहीं कराए थे वो। आप लोगों को पता है कि यूट्यूब के नीचे ज्वाइन बटन था, ठीक है, हालांकि उसमें पहले अमाउंट ज्यादा था, घटा दिया उसको क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर उसमें बहुत सारे बच्चों ने पेमेंट किया था, तो उसमें से 50% मैंने पैसे दिए थे और 50% के करीब जो है वहां से पेमेंट आया था। तो यहां पर तब जाकर बहुत सारे बच्चों के जो है दुनिया भर के बच्चों के मोबाइल रिचार्ज कराए थे। उस टाइम पर बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे थे जो चैनल देखा करते थे। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं क्या होता है, तो मिलजुल कर चीजें करने वाली बात होती है। तो यहां पर अगर किसी को वो वाली चीज लग रही है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से ना आप लोगों के पास में पैसा है थोड़ा सा इस तरीके से और आप लोग उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ऐसे यूटिलाइज कीजिए कि किसी ऐसे इंसान की जिंदगी बन जाए कि जिसके पास में उस चीज को जाने के बाद में वो उसकी इज्जत भी करे कि हाँ यार ये ऐसी चीज मिल गई कि इससे मेरी लाइफ बन सकती है। और हो सकता है आगे आगे चलकर वो इंसान जो है यूपीएससी क्रैक कर दे, किसी ऐसी पोजीशन पर पहुंचे, तो वो इंसान जो ऐसे ऐसे बेसिकली एरिया से निकल कर आता है ना, वो कभी सोसाइटी में करप्शन नहीं करेगा यार। तो ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो डोनेशन वगैरह मत सेंड करिए यार, इससे अच्छा तो किसी का एडमिशन करा दीजिए, यहाँ नहीं कहीं और करा दीजिए। वो चीज आप लोग याद रखिए, किसी के एजुकेशन में सपोर्ट कर दो, ये उसकी जिंदगी बनने के, उसके परिवार की जिंदगी बनेगी, हो सकता है देश को एक हीरा मिल जाए आपकी वजह से, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों अब कवर करेंगे एक बहुत ही प्यारी सी स्कीम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे सेक्टर को इंक्लूड कर चलने वाली है ये योजना। तो जो गवर्नमेंट स्कीम होती है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। बात की जा रही है व्हाट इज़ द विश्वकर्मा स्कीम एंड ये लॉन्च की गई अभी यहाँ पर अलग अलग सेक्टर के जो कि यहाँ पर क्राफ्ट और स्किल से कनेक्टेड लोग हैं अलग अलग एरिया के, तो उनके लिए स्कीम लेकर आई गई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बता दूं जिससे कि आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि किस किस को मिलेगा इसका लाभ। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं सारे के सारे जो भी यहाँ पर एक तरीके से आप लोग देखते हैं, धोबी, दर्जी, नाई, ठीक है, मोची, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार, तो ये इस तरीके से आप लोग लोहार, ये देखिए ताला बनाने वाला, नाव बनाने वाला, मतलब आप लोग देखते हैं कि मतलब मैक्सिमम जो इस तरीके के जो लोग हैं जिनको कोई काउंट नहीं करता है, तो उनको काउंट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत में। और 13,000 करोड़ रुपए का बजट इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए दिया गया। तो टोटल मिलाकर 18 ऐसे व्यवसाय हैं जिनको नॉर्मली कोई काउंट नहीं करता है, तो इनको एक बहुत ही सस्ते लेवल का लोन प्रोवाइड यहां पर करा जाएगा। तो अभी ये स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही है, जो अनाउंस की गई थी यहाँ पर हमारे देश के अंदर में, तो अभी इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए न्यूज में आई है। इसमें 1 लाख रुपए तक का जो लोन है ये पहली किस्त का, और 2 लाख रुपए तक का लोन दूसरी किस्त का, ये महज 5% के ब्याज पर यहाँ पर दिया जाएगा। आप लोगों को बता दूं ब्याज रेट काफी महंगा रहता है, ये लगभग आधा आप लोगों को देखने को मिलेगा जब हम लोग काउंट करते हैं दूसरी चीजों के साथ में इसको कंपेयर कर 13,000 करोड़ रुपए की स्कीम जो लॉन्च की गई, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जिसमें सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से निकल कर आता है, और यहाँ पर इंप्लीमेंट हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, पर लेकिन जो यहाँ पर पैसा आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका अगर नाम आप लोग देखोगे तो एक तो है इसका पीएम विकास, ठीक है, दूसरा बोला गया है पीएम विश्वकर्मा, ठीक है, और तीसरा यहाँ पर इसका जो पूरा नाम है अगर देखोगे तो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो ये इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आईडी भी मिलेगी, अगर पर्टिकुलर पर्सन जो है इसके तहत रजिस्टर होता है तो आईडी कार्ड मिलेगा, ठीक है, क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ताकि अगर इंसान जो है अपना जो भी काम धंधा कर रहा है उसको और अच्छे से लेकर आगे बढ़ सके। तो ये एक तरीके से लोगों को सशक्त बनाने का एक तरीका है, वो भी ग्राउंड लेवल पर। तो ये है एक स्कीम जिसका नाम याद रखिएगा पीएम विकास, या पीएम विश्वकर्मा के नाम से भी आप लोगों से पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी क्यों इसके बारे में डिस्कस किया आज, क्योंकि कल जो था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे टू प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बर्थडे विश कर देना सब मोदी जी को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसके तहत आप लोग देखोगे कि ये यहाँ पर अभी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है उनका 73rd जो बर्थडे है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर ये न्यूज में थी, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है पर इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद जरूर रखिएगा। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा सर में दर्द करती हैं, ऐसी चीज़ों को अगर बैठ के हम लोग एक बार निपटा लें तो हमारे सर का दर्द ठीक हो जाए। जैसे आप लोगों से पूछे कोई कि सेंसस यानी कि जनगणना, भाई साहब इसको आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा कि ये न्यूज़ में हर दूसरे तीसरे महीने में इसके बारे में बातें आती रहती है। एक बार बैठकर जनगणना का चैप्टर खत्म कर लिया अपना तो कहानी खत्म हो गई। ऐसे ही फाइनेंस कमीशन आप लोगों को एक ऐसा ये सिस्टम, एक ऐसी बॉडी, एक संवैधानिक बॉडी है जो कि आप लोगों को ये हर दूसरे तीसरे महीने में आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार बैठकर अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिए और चीज़ों को अच्छे से जान लिया तो फिर कितनी बार भी आती रहे आप लोगों को उसको 5 मिनट में ऊपर से देखकर निकल जाओगे और सारी बातें आप लोगों को पता रहेगा। ऐसे ही अभी आप लोगों ने देखा
पहले बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद हुई थी 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में, दुनिया भर की बातें डिस्कशन चली थी। उससे भी ज़्यादा हुई 15th के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब कोई फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है उससे 3-4 साल पहले ही उसके बारे में प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जैसे 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो 2017 में इसके बारे में बातें करना स्टार्ट कर दी थी कि हाँ भाई साहब ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई कमीशन होना चाहिए। तो 2017 में इसको बना दिया गया क्योंकि अच्छे से एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि आने वाले 5 साल के लिए फिर उस पैटर्न में काम किया जा सके। अब रीज़न क्या है, इतना टाइम क्यों किया जाता है? सारी चीज़ें जो है अगर आप लोग ध्यान से देखोगे वो पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब सरकार जो है वो टैक्स को कलेक्ट करती है और उस टैक्स के कलेक्शन का फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, और जो पैसा सेंटर और स्टेट के बीच पास में जाता है उसी से देश की पूरी प्रक्रिया चलती है। यानी कि उसी से पूरा जो देश का है वो खर्चा चलता है, जहाँ जहाँ कहाँ स्पेंड करना है, और उसी से सारी पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। तो यहाँ पर जो पैसा है यानी कि टैक्स पेयर की जो मनी है उसका एक सिस्टमेटिक वे में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए ताकि सेंटर भी अपना काम जो है वो अच्छे से कर सके और स्टेट भी अपना काम जो है वो अच्छे से कर सके। तब जाकर ये पूरा एक फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आता है। यानी कि संघवाद का ढांचा सेंटर और स्टेट आपस में मिलकर काम करते हैं, और ये बात हमारे संविधान निर्माता बखूबी समझ गए थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, फाइनेंस कमीशन जैसी एक बॉडी यहाँ पर जो कि संवैधानिक बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसको बना दिया एक पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत। बताइए कौन सा आर्टिकल है वो, आगे चल के बता दूंगा, टेंशन मत लेना, अभी फिलहाल बस आंसर दे दो, ठीक है। अभी फिलहाल 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसके ऊपर प्रक्रिया जो काम है बेसिकली अब चल रहा है फिलहाल के टाइम पर, उसको हम लोग यूज करें। क्यों? क्योंकि वो जो है 2021 से लेके आप लोग को 2026 तक का उसका ड्यूरेशन देखने को मिल रहा है। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे ही यहाँ पर क्या होता है बेसिकली हम लोग क्या काम करते हैं कि लगभग 3 से 4 साल पहले जब फाइनेंस कमीशन का ड्यूरेशन कंप्लीट होना होता है हम लोग नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसके बारे में बातें होना स्टार्ट हो गई है कि 16th फाइनेंस कमीशन को किस तरीके से डिफरेंटली काम करना पड़ेगा। मतलब क्या है, आप लोग खुद सोचिए। आप लोगों को पता है कि हमारे देश के अंदर में जब 14th फाइनेंस कमीशन आया तो 14th फाइनेंस कमीशन के बाद में 15th फाइनेंस कमीशन का जब टर्म आया उसके बीच में एक काफी बड़ा चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो क्या था बताइए? ये बहुत बड़ा चेंज था जिसको आप लोग रिकॉल कर सकते हो बड़ी आसानी से, थोड़ा सा भी अगर दिमाग पर जोर डालोगे। वो था जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि देश के अंदर में जितना भी टैक्स था वो सारा का सारा टैक्स जो है उसको सब्ज्यूम कर कर एक जीएसटी टैक्स बनाया, और इसको हम लोगों ने एक इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में डाला। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये सारा का सारा इनडायरेक्ट टैक्स जो है अब सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये कैसे किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूट? ये सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में अब फाइनेंस कमीशन के ऊपर आ गई कि भाई साहब तुम देख लो इसको कैसे लेकर चलना है। एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी 14th फाइनेंस कमीशन के टाइम पर भी जो कई सारे राज्य चिल्ला रहे थे वो थे हमारे देश के अंदर में साउथ इंडिया के राज्य, मतलब सदर्न स्टेट। सदर्न स्टेट जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। ये वो राज्य हैं जिनमें पॉपुलेशन जो है वो काफी कम है और एजुकेशन यानी कि लिटरेसी रेट जो है वो काफी ज्यादा है। पर लेकिन अगर नॉर्थ के राज्य के बारे में बात करें जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये वो राज्य हैं जहां पे पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा और लिटरेसी रेट जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में तो काफी कम आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो इसके चलते यहाँ पर क्या होता है, जिस राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा है उसको ज्यादा पैसा दिया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, और जिस राज्य की पॉपुलेशन कम है उसको कम पैसा दिया जाता है। जरूरी भी है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन का पेट भी पालना है, सबको वहां पर एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें प्रोवाइड करानी है, इतने सारे लोगों को सारी चीजें सर्विस प्रोवाइड करानी है, तो पैसा तो लगता है। पर लेकिन इसकी वजह से दुख किसको होता है? इसकी वजह से दुख होता है इन राज्यों को। इन्होंने बोला कि यार देखो हमको कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है अपनी पॉपुलेशन कम करने का। आज की डेट में हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट में कम है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है। उत्तर प्रदेश देखो, अकेला उत्तर प्रदेश जो है वो पार्लियामेंट के अंदर में कितनी सारी सीटें लिए बैठा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर देती है। सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर में उत्तर प्रदेश की सीट है, और सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेस पर होता है? पॉपुलेशन के बेस पर है कि नहीं? अब यहां पर ये राज्य बोलते हैं कि यार आप लोगों को हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम लोगों ने पॉपुलेशन कम कर रखी है, पर लेकिन जिस तरीके का माहौल बन रहा है उस तरीके से तो यार हमको नुकसान हो रहा है ना, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन ढंग से मिल रही है। हम लोग यहाँ पर अच्छी खासी कंपनी है यहाँ पर
दुनिया भर का टैक्स पे करते हैं, ऊपर से हमारा शेयर जो है वो आप लोगों को कम देखने को मिलता है। मतलब हमको जिस चीज का फायदा मिलना चाहिए था, हमको जिस चीज के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए था आप लोगों को, वही चीज जो है वो हम लोग को नुकसान पहुंचा रही है। तो इससे अच्छा तो ये कि हम भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट कर दें यार, हमारी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी, हमको फाइनेंस कमीशन के थ्रू ज्यादा पैसा मिलेगा, अपने रिसोर्सेज जो है हम लोग एक तरीके से और अच्छे से अपने एरिया में यूटिलाइज कर पाएंगे, पॉलिटिकली हम और ज्यादा एम्पावर स्टेट बनेंगे। जो हमारी कोई बात नहीं सुनता है, कल को अगर हमारे पास में उत्तर प्रदेश जितनी सीट आ गई तो सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारे यहाँ पर बैठी मिलेंगी। हो सकता है कल को हमारे में से कोई यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हमारा निकल के यहाँ पर पहुंचे। आप ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर आज के डेट में किस राज्य से बताइए जरा जाकर सर्च करना एक बार। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उत्तर प्रदेश से ही हैं, बनारस से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आप लोगों को देखने को मिला, बेसिकली जीत कर आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो अपने नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन आए 14 के बाद में 15, इन्होंने पॉपुलेशन वाला जो रेशियो है उसको घटाकर 27 से 15 कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन यहां पर चल रहा था। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर ये सबसे बड़ा चेंज किया गया था उस टाइम पर। तो फॉरेस्ट यहां पर ये था, जो फॉरेस्ट वाला एरिया था, जो ज्यादा फॉरेस्ट वगैरह इनके ऊपर फोकस करेगा उसको और ज्यादा शेयर दिया जाएगा, इसके लिए 10% कर दिया। ठीक है, इसके साथ में डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए यहां पर डाल दिया। टैक्स में जो एफर्ट डाल रहा है, साउथ इंडिया के राज्य बोले थे ना कि हमको यहां पर टैक्स अपना इतना अच्छा देने का क्या फायदा हो रहा है, उसके लिए 2.5% दे दें यहां पर। तो यानी कि इस तरीके से आप लोग देखते हैं यहां पर बहुत ही अच्छे लेवल पर यहां पर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो यहां पर ये चीजें आप लोग समझ पाते हैं। तो एक बहुत बड़ी टास्क थी, और सबसे खतरनाक चीज क्या हुई, उस बीच में कोविड-19 भी यहां पर देखने को मिला। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने काफी बड़ा अपना रोल प्ले किया, जिस तरीके से वो काम करता हुआ यहां पर नजर आया। अब 16 फाइनेंस कमीशन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आप लोगों को यहां पर आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस कमीशन की थोड़ी सी हिस्ट्री में आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा पता रहेगा। जैसे सबसे पहले तो हमारे देश के अंदर में पहला फाइनेंस कमीशन किस टाइम पर यहां पर बेसिकली बनाया गया, तो याद रखना 1952 से लेके 1957 तक का 5 साल का टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। ठीक है, फिर सेकंड फाइनेंस कमीशन कब, यहां पर 1957 से लेके 62 तक, ये आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आया। ठीक है, नाम जरूर याद रखना। पहले वाले के जो यहां पर चेयरपर्सन थे, इनका नाम था केसी नगोई। मतलब वनडे टाइप में इतनी बार घिस चुके हैं इस क्वेश्चन को, जिसकी कोई सद नहीं है, और कई एग्जामिनर को तो फिर भी शर्म नहीं आती है, फिर भी पूछ लेते हैं कहीं ना कहीं डाल के इसको। सेकंड फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे, इनका नाम था के सनातनम। ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखते हैं, पर लेकिन फर्स्ट का तो रखना ही रखना है, करंट का आप लोगों को जरूर रखना है, और करंट से पहले वाले का। ठीक है, तो 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। अभी यहां पर मैं बात कर रहा हूं 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में। 15 फाइनेंस कमीशन का जो ड्यूरेशन है वो 2021 से लेकर 26 किया गया। यहां पर एनके सिंह जी की अध्यक्षता में ये फाइनेंस कमीशन बनाया गया, क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी है जो संविधान में इसके बारे में लिखा है, तो इसलिए मैंने बोला था आगे चलोगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ये है आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर। इसको आर्टिकल 280 के अंदर में रखा गया है, और पार्ट ये आप लोगों को 12 में देखने को मिलेगा। पार्ट 12 आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की गई है, और ये एक क्वाजाई जो जुडिशियल बॉडी है, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जुडिशरी की भी पावर फाइनेंस कमीशन के पास में रहती है, हल्की फुल्की सी जहां पर रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूट कौन करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक तरीके से अर्लियर यहां पर परमिशन ली जाती है कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। इसके अंदर में नॉर्मली क्या रहते हैं मेंबर, चेयरमैन रहते हैं प्लस 4 मेंबर रहते हैं, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, डिसाइड किए जाते हैं इनकी क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट के द्वारा, क्या तो कि यहां पर इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। एट द एंड ऑफ द डे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होना चाहिए। टेन्योर जो रहता है प्रेसिडेंट वो एक तरीके से स्पेसिफाइड कर सकते हैं, जैसे यहां पर चेंज किया गया 15 फाइनेंस कमीशन में। ठीक है, और रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल रहते हैं, क्योंकि कोई अगर ऐसा बंदा है ना जिसके अंदर में एक आप लोग बोल सकते हैं उसके अंदर में किसी चीज की क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर में किसी चीज की नॉलेज है उस इंसान के अंदर में, तो उस इंसान की नॉलेज यूज करने में क्या जा रहा है, तो उसको तो कितनी बार अपॉइंट कर लो, क्योंकि जितना शानदार तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी अच्छे से जो है स्टेट जो है एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करेंगे, लड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। इसके द्वारा जो रिकमेंडेशन यहां पर दी जाती है, रिकमेंडेशन वो प्रेसिडेंट को दी जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जो है उसको फिर यहां पर बेसिकली पार्लियामेंट के सामने रखते हैं कि ये रिकमेंडेशन आई है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स, ये सबसे प्राइम इसका काम होता है कि टैक्स का पैसा जो है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि जो ये डिसाइड कर देंगे आने वाले 5 साल तक उसी पैटर्न में चीजें चलती हुई आप लोगों को नजर आती है। ठीक है, इसी के साथ में ग्रांट इन एड दिया जाता है।
टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो उनका अधिकार है राज्य का, पर जो ग्रांट दिया जाता है ये अधिकार नहीं है, ये एक तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट है कि इतना पैसा इनको ग्रांट इस तरीके का दिया जाता है कि जो उनको रिटर्न नहीं करना होता है। ग्रांट का मतलब है तेरे दान दे देने वाली बात, ठीक है। तो टू द स्टेट बाय द सेंटर दिया जाता है, जैसे कोविड-19 के टाइम पर दुविधा आ गई तो कैसे काम करना है। इसी के साथ में यहाँ पर किस तरीके से कंसोलिडेटेड फंड के हिसाब से काम करना है उसके बारे में बात की जाती है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को कितना पैसा यहाँ से जाना है निकल कर, ठीक है। और जो भी फाइनेंस मैटर होते हैं, इसके अलावा जो प्रेसिडेंट रेफर करते हैं उनके ऊपर ये काम करते हुए नजर आते हैं। ओके, पावर ऑफ द सिविल कोर्ट की भी आप लोगों को देखने को मिली, बोला कि जुडिशियल पावर भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो 1908 का है उसके हिसाब से भी यहां पर इसको पावर दी गई है। रिकमेंडेशन जो रहती है फाइनेंस कमीशन की, ये याद रखना, ये एक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी ने भी इसके ऊपर घुमा घुमा कर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं। उन्हें घुमा घुमा कर मारना उन्हें था कि बोल जो वो जो बोल नहीं होते, वो बोल जो घुमा देते, जैसे भज्जी हरभजन सिंह घुमाता था, बिल्कुल वही घुमा घुमा के मारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन जो इसके द्वारा दी जाती है वो ओनली एडवाइजरी होती है, नोट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट। पर लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, तो मैक्सिमम टाइम इसकी रिकमेंडेशन जो है वो मान ली जाती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो पॉजिटिव चीज यहाँ पर ये है, तो सरकार फिर यहाँ पर देख लेती है कि कितनी सारी चीजें जो है वो माननी है, कितनी सारी चीजें नहीं माननी है, तो नॉर्मल रहता है। अब मैं कुछ बातें जैसे आप लोगों को बताऊं यहाँ पर जो काफी इंटरेस्टिंग है। 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में एटलीस्ट आप लोगों को याद रखनी है और 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में भी याद रखनी है, और इनके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे क्वेश्चन पेपर उठाकर। क्या है 14 फाइनेंस कमीशन को जब आप लोग देखोगे 13 के साथ में कंपेयर करके, 13 फाइनेंस कमीशन ये कहता था कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 32% होना चाहिए। जब यहां पर सेंटर जो है स्टेट को 32% पैसे देगा अपने पास से निकालकर, बाकी का जो बच गया, कितना बच गया 68%, यानी कि 68% वो अपने पास रखेगा। पर 14 फाइनेंस कमीशन ने यहां पर बहुत बड़ा चेंज किया, इतना बड़ा चेंज कभी हुआ नहीं था। 29.5, 30.5, 32, मतलब एक 1.5% का डिफरेंस आ रहा था, इसने सीधा 10% का भाई साहब जंप लगा दिया। इतना ज्यादा आर्टिकल आए इसके ऊपर उस टाइम पर, इतने सारे डिस्कशन हुए उस टाइम पर जिसकी कुछ हद नहीं है, कि 14 फाइनेंस कमीशन ने पूरा का पूरा पैसा जो है वो स्टेट की झोली में डाल दिया। अब स्टेट इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर पाएंगे। पर लेकिन इसके पीछे मैं आप लोग एक छोटी सी थ्योरी बताऊंगा, आप लोग उसके पीछे शामदाम दंडभेद समझ जाओगे कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और थे, ठीक है। राज्य बाद में रोए भी इसको लेकर, कई सारे एडिटोरियल मैंने डिस्कस किए थे उस टाइम पर कि मुद्दा क्या है। तो यहां पर बोला गया कि 32% जो है यहां पर ये 42% कर दिया, यानी कि 10% का जंप जो है वो किस फाइनेंस कमीशन ने दिया, तो 14 फाइनेंस कमीशन ने दिया। तो 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है ये आप लोगों को बताना है। अभी जो कॉन्सेप्ट में बता रहा था कि खेला कैसे गया यहां पर सेंटर के द्वारा, तो वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में अगर कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है तो वो दो तरीके का फंड उसमें निकल कर आता है। एक को तो बोलते हैं हम लोग सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसमें क्या रहता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर पैसा देती है और इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता है फिर ग्राउंड लेवल पर, मेनली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी जो स्कीम होती है उसको बोलते हैं सेंटर सेक्टर स्कीम। इसमें सारा का सारा पैसा जो है वो आप लोग की देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहां पर इसको फिर भी स्कीम को भी जो इंप्लीमेंट करने का काम करती है वो करती है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर जब ये 42% बढ़ा दिया गया 32% से कर, तो एक तो सबसे बड़ा काम यहां पर क्या किया गया, सेंटर ने कई सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है खासकर वो इंप्लीमेंट करनी बंद कर दी, यानी कि स्टेट को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि अब ये स्कीम लाने का हमारा कोई मतलब बनता नहीं है, अब तुम्हारे हाथ में पैसा आ गया है, अब इन स्कीम को तुम अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर लो, ठीक है। तो स्टेट चिल्लाने लगे, कह रहे कि वहां तो दिखा दिया तुमने कि 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है, रियलिटी में क्या चल रहा है, मतलब वहां से दिया और यहां से खींच लिया, ठीक है। तो इसलिए कई सारे स्टेट जो है वो कह रहे थे कि कहने के लिए 42% से 10% आप लोगों को दिख रहा है, कुल मिलाकर ये 3 से 4% ही आप लोगों को नजर आएगा जब ग्राउंड लेवल पर जाकर आप लोग देखोगे कि कितना पैसा सेंटर सेक्टर और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में आता था। तो कई जगह सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो बिल्कुल ही बंद कर दी कि पैसा देने का मतलब क्या है, उनको काम अपने हिसाब से करने दो, ठीक है। अब यहां पर पहली बार लंबे समय से चीजें बढ़ती आ रही थी, 29.5, 30.5, 32, फिर 42, अब यहां पर घट गया 41। ऐसा क्यों किया गया, तो ये बड़ी सोचने वाली बात थी और इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए घूम घूम कर एग्जामिनर ने। उनको तो बस टॉपिक चाहिए कि अच्छा मिल गया टॉपिक, ऐसा हुआ है आखिर क्यों हुआ ये बता दो बस। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश के अंदर में जो नया राज्य था, बेसिकली एक वो नई यूनियन टेरिटरी थी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख, ये पहले स्टेट हुआ करते थे। अब स्टेट हुआ करते थे तो स्टेट को पैसा मिलता था,
अब यहां पर स्टेट नहीं है तो क्या हो गया, ये घटकर बन गए आप लोगों के लिए यूनियन टेरिटरी। जब यूनियन टेरिटरी बन गए तो यूनियन टेरिटरी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आने वाली टेरिटरी, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आने वाली टेरिटरी, तो उसका पैसा जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास में ही रहेगा, वो जो है स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं है। अब यहां पर पूरा साम धाम दंड भेद लगाना सेंटर को है, उसके हाथ में सारा पैसा देना। तो 1% जो है वो यहां पर इसके लिए कट कर लिया गया था, क्योंकि यहां पर वो सारा का सारा खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि ये यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आती है। तो इसलिए यहां पर इसको कम किया गया, क्योंकि जो राज्य सरकार थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसको चेंज कर यूनियन टेरिटरी में यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया। ये यहां पर मुद्दा देखने को मिला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक तरीके से मुद्दा निकल कर आया था, जो कि आप लोग माइंड में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन का एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस किस पैटर्न में यहां पर चीजें चेंज हुई और आज की डेट में जो जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और ये तो कंप्लीटली स्टैटिक पोर्शन है, इसको तो आप लोग एटलीस्ट याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अब एक नई प्रॉब्लम मैं आप लोगों को और बताता हूं, जिसको लेकर सारी की सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर के ऊपर तलवार लेकर चढ़ने के लिए तैयार रहती हैं, क्योंकि सेंटर कई बार ऐसी हरकतें करता है। और कोविड-19 के टाइम पर भी वो सेंटर की हरकतें नॉर्मली देखने को मिलती थी। देखिए, हर चीज का ना लूप होल होता है, तो यहां पर भी लूप होल ढूंढ लिया। हमारे देश के अंदर में जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया गया, और जीएसटी को इंप्लीमेंट करके यहां पर टैक्स स्ट्रक्चर पूरा सेट कर दिया गया कि ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फाइनेंस कमीशन ने भी बोल दिया 14 ने कि 42% जो है टैक्स जो है वो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में आप लोगों को शेयर करना है, जो इकट्ठा होगा। अब इसके ऊपर सारा का सारा बेसिकली यहां पर तांडव खेला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। रीजन क्या है, अब आप लोगों को समझाता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है टैक्स लगाने की, तो वो क्या करते हैं, वो यहां पर कई बार जो है वो टैक्स के ऊपर, जैसे मान लीजिए आप लोगों को आज की डेट में कोई अपना इनकम टैक्स पे करना है, वो आप लोगों को 100 रुपए पे करना है, तो ये क्या करेंगे, आप लोगों के 100 रुपए के ऊपर में ये सेस लगा देंगे। सेस इसको बोलते हैं CESS, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स इसको बोल देते हैं। मतलब मान लीजिए आप लोगों के पास में कुछ मनी थी X, उस X मनी के ऊपर आप लोगों ने 100 रुपए टैक्स पे किया, तो ये बोल देंगे यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कि तुम्हारी 100 रुपए पे 2% जो है वो क्या लगेगा, वो एजुकेशन सेस लगेगा, या फिर इन्वायरमेंट सेस लगेगा, या फिर एग्रीकल्चर सेस लगेगा, तो कुछ भी ऐसा करके, या फिर नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हम लोगों को करना है उसके लिए सेस लगेगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हम लोग जो तुम टैक्स पे कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, ना कि मूल आप लोगों का जो बेसिकली बैलेंस है उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपए तो आप लोगों ने वैसे पे कर दिए, अभी 100 में प्लस 2 रुपए और आगे, तो इसका मतलब है कि जो पहले 100 रुपए आप लोग पे कर रहे थे, अब 102 रुपए पे करने हैं। अब ये जो 2 रुपए होंगे ये जिस भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाए गए हैं उसी पर्टिकुलर पर्पज में यहां पर ये चले जाएंगे, यानी कि 2 रुपए उसी में जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये 100 रुपए जो आए हैं यहां पर इकट्ठा होके, ये 100 रुपए तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो है वो शेयर किया जाएगा, पर लेकिन ये 2 रुपए शेयर नहीं किए जाएंगे। ये 2 रुपए कहने के लिए 2 रुपए दिख रहे हैं आप लोगों को 2%, पर ये इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है जब ये अलग अलग तरीके से लगता है। 2% इन्वायरमेंट लगा दिया, 2% ये लगा दिया, ये लगा दिया, फलाना ढिमकाना। ये सोचो कि ये टोटल मिलाकर 15-20% अगर यही हो गया तो कितना बड़ा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इकट्ठा हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये पैसा उसको स्टेट को देना भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल छापे जाते हैं सेस को लेकर, जब बातें आती है कि भाई साहब ये तो क्या कर रहे हैं, तो घपला कर रहे हैं, ये गलत बात है, हम नहीं खेलते। कई बार स्टेट गवर्नमेंट ये बोलती है, लेकिन उनको खेलना पड़ता है, ये खेला। ठीक है, अब एक बात आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है कि 16 फाइनेंस कमीशन को अब डिफरेंट क्या चीज करनी है ताकि चीजों को चेंज किया जा सके। सबसे पहले तो री एग्जामिनेशन करना है, रीडिजाइन करना है इनडायरेक्ट जो टैक्स शेयरिंग होती है उसको, यानी कि इनडायरेक्ट जो टैक्स शेयरिंग चल रही है उसको फिर से ये रीडिजाइन करेंगे। इसी के साथ में रीडिफाइन करेंगे डिवीजन ऑफ पूल, जो यहां पर 41% जा रहा है, ये पहले 42 जा रहा था, उसको फिर से यहां पर कितना शेयर करना है ये देखेंगे। टैक्स कलेक्शन जो है उसको और इफिशिएंट बनाएंगे ताकि उसको अच्छे से कलेक्ट किया जा सके, ताकि उसके अंदर में जो लूप होल है उसको खत्म किया जा सके। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स जो है उसको और अच्छे से, यहाँ पर क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए वो देखेंगे। और कंपनसेशन स्कीम भी यहाँ पर आएंगी कि कैसे कैसे यहाँ पर कंपनसेशन दिया जा सकता है, क्या कि यहाँ पर जो राज्य को कम पैसा लग रहा है उनको मिल रहा है उसको और अच्छे से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि ये बोला गया था कि जब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया जाएगा उसके 5 साल तक यहां पर सेंटर जो है वो कंपनसेशन देगा। अब ये कंपनसेशन फिर बढ़ाया गया कोविड-19 के टाइम पर, तो अभी आगे वो कंपनसेशन कैसे चलना है उसके ऊपर भी इसके द्वारा डिसीजन लेना होगा, जो 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो यहां पर काम करना स्टार्ट करेंगे।
आई होप कि आप लोगों के माइंड में सारी बातें एक एक कर कर क्लियर होगी। अब आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। सारी बातें आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में एक एक कर कर पढ़ा दी है, समझा दी है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आप लोगों को देना है, तो मैं देखूंगा कितने अच्छे से आप लोगों ने ये टॉपिक सुना है, उतने ही अच्छे से उन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ पर करना है। आप लोग खुद देख लो, यहाँ पर 14 फाइनेंस कमीशन जब स्टेब्लिश किया गया उसी के अगले साल में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 14 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने 2015 में। क्या क्वेश्चन है, बोला गया है इट हैज इंक्रीज द शेयर ऑफ द, यहाँ पर देखो जो मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था, सेंटर डिविजनल पूल फ्रॉम द 32% टू 42%। तो ये बोला गया 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में। इट हैज मेड द रिकमेंडेशन, बेसिकली सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट प्रोवाइड कराना कि किसको कितना ग्रांट देना है, ये इसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली रिकमेंडेशन दी गई। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नाइदर वन, नो टू। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है यहाँ पर ए, क्योंकि ये काम इसके द्वारा नहीं किया गया था, ये काम किया गया था 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जैसे अभी मैंने आप लोगों को 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा दिया। ठीक है, अभी आगे 16 फाइनेंस कमीशन जैसे आएगा फिर उसके बारे में आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो एटलीस्ट 2 फाइनेंस कमीशन के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। जिस तरीके से ना मैं कहता हूँ कि नोबेल प्राइज पढ़कर जाओ, तो एटलीस्ट 2 साल के नोबेल प्राइज पढ़कर जाओ। तो वही सिस्टम आप लोग देखते हैं, 13 फाइनेंस कमीशन का भी पूछ लिया और यहाँ पर 14 का भी पूछ लिया। या तो जो पढ़ रहे हो उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, आप लोगों को ये पता हो कि हाँ ये चीज़ तो इसके अंदर में नहीं है, तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन अगर हल्का सा आइडिया ले लोगे तो नुकसान तो कुछ है नहीं, सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है बड़ा ही धांसू तरीके क्वेश्चन पूछा गया 2011 में, मतलब घूम घूम कर एक एक 2-2 साल में क्वेश्चन पूछ ले रहा है यहाँ पर इस टॉपिक से, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये। फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की जा रही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइट भी है। ठीक है, बात की जा रही है कि इनक्रीज करता है इनफ्लो ऑफ द फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। ऐसा कुछ फाइनेंस कमीशन करता है क्या, मैंने कुछ पढ़ा है ऐसा कुछ। ये फैसिलिटेट करता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंस अमंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU। तीसरा बोला है कि ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। नन ऑफ द स्टेटमेंट ABC गिवन अबव आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो सही आंसर क्या है अगर आप लोग यहां पर देखेंगे, इसका सही आंसर है यहां पर D। क्यों, क्योंकि यहां पर ना तो ये काम करता, ये काम इसका रहेगा तो बे तो हो चुका काम। क्योंकि जब हमारे देश में संविधान बनाया गया था, आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के लिए बोला गया होगा कि ऐसा कुछ यहाँ पर करना चाहिए फाइनेंस कमीशन को, या फाइनेंस कमीशन को ये टास्क दी गई होगी। ये काम होता है सरकार का, गवर्नमेंट का। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन जो है वो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर मेन फोकस रहता है, वो भी सेंटर और स्टेट के बीच में, ना कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSU को। PSU तो खुद यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से इनको टैकल करती है। ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के ये दायरा आ गया यहाँ पर, इसका कोई मतलब इसमें बनता नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे और वो C लगा कर आए होंगे इस टाइम पर, जहाँ तक मुझे लगा ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में। ठीक है, उस टाइम पर पेपर हुआ होगा तो तब, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लगा के आए होंगे। ठीक है, आप लोग क्या रहे, आप लोग कौन सा लगाते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता रहता बताइए जरा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर तो आप लोग दे ही दोगे। बात की जा रही है कि बेसिक प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो किसके हाथ में ये पावर दी गई है, सेंटर स्टेट से रिलेटेड। प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सही आंसर क्या है यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है, A, B, C या फिर D। तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या होगा, बस मुझे ये बता दीजिए। तो यहाँ पर बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, या फिर है, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। अब फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर लिखने के लिए आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दे दिया जाए तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन भी नहीं लिख पाओगे, आसानी से आप लोग क्वेश्चन लिख लोगे, क्योंकि सारी बेसिक जो चीजें हैं यहाँ पर वो आप लोगों को बता दी है, ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर अब कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर न रहे। कैसे कैसे पूरा प्रोसीजर है वो समझा दिया। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इसके तो आप लोग देख ही देना कम से कम। तो टॉपिक कैसा लगा फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। आगे और पीछे वाले टॉपिक भी मैंने कवर कर दिया, यानी कि 14 और 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में कंप्लीट बता दिया। एक आप लोगों का पॉलिटिकल चैप्टर कवर हो गया फाइनेंस कमीशन के बारे में, ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो करंट प्लस फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो इसको कहते हैं करंट प्लस स्टैटिक। ओके, तो कैसा लगा जरूर बताना, डाउट नहीं होना चाहिए। ये न्यूज़ जो है ये आप लोगों को लीडरशिप की क्वालिटी दिखाएगी। आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मोदी जी, और हमारे देश के जो सेंट्रल बैंक के यानी कि RBI जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक है,
जिस तरीके से हर एक देश के सेंट्रल बैंक होते हैं, हर एक देश में जो इकोनॉमिक व्यवस्था है उसको खासकर गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर देश की इकोनॉमी भी अच्छी होती है, और कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक की हेल्प से जो देश के अंदर में बैंकिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी चीज़ को दुनिया भर में रिकग्नाइज किया गया कि हाँ, हमारे देश के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनको यहाँ पर रेट मिला है A+। मतलब ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में 2023 में यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन आई है शक्तिकांत दास जी की, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है वो ये है कि आप लोग अगर इसके बारे में नहीं जानेंगे तो यहाँ से आप लोगों के लिए इकोनॉमी का क्वेश्चन भी छूट सकता है। और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि जब इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के बैंक को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, एक तो है कि हमारे देश में हम लोग अपने बैंक के बारे में पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, वो अलग बात है, पर इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग बोलोगे यार बैंक ने ऐसा क्या कर दिया कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारा जो है बैंक पहुंच गया। आप लोगों को पता है कि यूपीआई जो है वो आज की डेट में इंटरनेशनलाइज हो चुका है। जिस लेवल पर यूपीआई काम कर रहा है वो आज की डेट में आने वाले टाइम में बहुत सारे देश के जो बैंक के जो कार्ड हैं उनको खतरा हो गया है हमारे यूपीआई से। इतना शानदार तरीके से ट्रांजैक्शन करता है, वो भी सिक्योर तरीके से बिना इंसान की इंफॉर्मेशन को डिलीवर किए हुए। ये बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो शक्तिकांत दास जो हैं उनको A+ की रेटिंग मिली, और देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके लिए उनको बधाइयाँ दी। तो यहाँ पर ये जो रेटिंग मिली है ये कौन सी रिपोर्ट में मिली है, यानी कि कौन सी क्लास का रिपोर्ट कार्ड है ये तो सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड है यहाँ पर, ये जो पब्लिश किया जाता है ग्लोबल फाइनेंस, ये ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा ये 1994 से प्रस्तुत किया जाता है। तो आज की बात नहीं है, आप लोग अगर अंदाजा लगा के देखें तो 10 को पुरानी यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के देशों में से 100 देश जो प्रॉपर कंट्री हैं, सिस्टमेटिक में काम करती हैं, उनके बैंकिंग सिस्टम का असेसमेंट किया जाता है इनमें। इसमें यूरोप के भी बैंक हैं, इसमें ईस्ट कैरेबियन के भी बैंक हैं, इसमें बैंक ऑफ अफ्रीका भी है, इसमें बैंक ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन। तो सारे मैक्सिमम 101 बैंक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस पोजीशन पर आना, वो भी इतने टाइट कंपटीशन में, तो कुछ ना कुछ तो किया है हमारे देश के बैंक ने। और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है RBI के जो यहाँ पर शक्तिकांत दास साहब ने, तो इसलिए यहाँ पर इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो यहाँ पर इस लिस्ट में और कौन है अगर आप लोगों से पूछे तो 3 लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने ये लिस्ट टॉप की है। तो 3 लोगों में एक तो हमारे देश के हो गए, यानी कि इंडिया के, यानी कि भारत के। दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्विट्जरलैंड के, इनका नाम है थॉमस जे जॉर्डन। ठीक है, तो थॉमस जे जॉर्डन साहब जो हैं ये स्विट्जरलैंड के हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर न्यूगियन थी होंग, ये आप लोगों को वियतनाम के देखने को मिलेंगे, जो कि टॉप पोजीशन पर यहाँ पर नजर आए हैं। यानी कि इफेक्टिव लीडरशिप देखने को मिली बैंकिंग सिस्टम के अंदर में। तो ये काफी अच्छी एक तरीके से खुशखबरी भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो पर्सन इन न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसी के साथ में यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि एक तरीके से आप लोगों से जब यहाँ पर RBI के बारे में बैक एंड में जाकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, और याद रखना पूछा जा सकता नहीं है, पूछा जा चुका है प्रीलिम्स के अंदर में। अगर ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा कि RBI के गवर्नर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि RBI को लेकर कि हाँ इसकी जो है RBI जो है वो एक तरीके से इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट किया जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बोली गई थी, मतलब क्वेश्चन के अंदर में। मतलब इस फ्लो में क्वेश्चन को बना के निकल गया एग्जामिनर कि आप लोग पकड़ ही नहीं पाए, और कई सारे जो बच्चे हैं उस टाइम पर क्वेश्चन को गलत करके आए थे। तो चीजें बेसिक होती हैं पर लेकिन इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसलिए हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिपोर्ट का नाम क्या है और किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, और हमारे देश की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनके बेसिकली बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले RBI जो है हमारे देश के अंदर में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था जब ये बनाया गया, और बाद में कहाँ पर शिफ्ट किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ किस चीज को पता है। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड के बारे में। तो बोला गया कि सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड जो है वो पब्लिश किया जाता है एनुअली किसके द्वारा, ग्लोबल फाइनेंस सिंस 1994। ये क्या बोला गया, एनुअली नहीं बोला गया यहाँ पर, ये बाई एनुअली बोला गया है। ठीक है, तो फाइनेंस द्वारा 2 साल में प्रकाशित किया जाता है, ये बोला गया है। जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर का, और 101 कंट्री, टेरिटरी और डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे ये लिस्ट निकल कर आती है। तो सही आंसर क्या है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो सही आंसर आप लोग बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। छोटी छोटी सी गलतियां आप लोगों को बेसिकली डुबा देती हैं, कई बार एक साल जो है बर्बाद कर देती हैं। तो ये क्या है, एनुअल लिखा हुआ है यहाँ पर, बाई एनुअल आ गया। ठीक है,
तो ये छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं। तो आंसर क्या हो गया, करेक्ट पूछा गया, फिर पता चला आप लोगों को पता था कि हाँ एनुअल होता है, पर आप लोगों ने ये नहीं देखा कि इनकरेक्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर। अगर इनकरेक्ट पूछ लेता तो ये सबसे बड़ी प्रैक्टिस आप लोगों को यही करनी है कि क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, बाकी तो सब चलता रहता है। ठीक है, ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार मैंने जिक्र किया था, तो यहाँ पर इसको हल्का सा मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देता हूँ ताकि क्वेश्चन अगर बने तो आप लोगों से छूटे ना। और क्वेश्चन तो दूसरी बात है, ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। हालांकि इसके बारे में आप लोगों ने कई बार रेडियो वगैरह में इधर उधर सुना भी होगा। हमारे देश के अंदर में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन जो है, इसका बेसिक पर्पज ये है कि हमारे देश के अलग अलग एरिया से मिट्टी को इकट्ठा कर कर लेकर आ जाए, बेसिकली दिल्ली के अंदर में कर्तव्य पथ पर एक गार्डन बनाया जाए और इसी के साथ में यहाँ पर एक बगीचा भी बनाया जाए, जिसको यहाँ पर बेसिकली एक इस तरीके से डेवलप किया जाए कि जो कि हमारे देश के शहीदों के नाम हो यहाँ पर। और इसमें एमजी नरेगा के जो यहाँ पर बेसिकली पार्टिसिपेंट हैं उनको काफ़ी अच्छे लेवल पर पार्टिसिपेट करने की भी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर मुहिम चलाई गई। ये सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे यहाँ पर कि यहाँ से मिट्टी इकट्ठी की जाएगी देश के हर एक भाग से। इससे फायदा क्या होगा, जब देश के कोने कोने से यहाँ पर मिट्टी हम लोग लेकर आएंगे तो सबसे अच्छी बात आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, तो एक तरीके से यूनिटी की भावना आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी कि हम लोग देश के हर एक कोने से मिट्टी इकट्ठी कर कर अपने देश के अंदर में, दिल्ली के अंदर में कोई ऐसा स्मारक हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव सेंस और पॉजिटिव फीलिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें यहाँ पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखित नजर आएंगे। तो इसके तहत यहाँ पर 75 पौधे लगाकर यहाँ पर ये बेसिकली वसुध वन करके भी यहाँ पर एक तरीके से बगीचा भी डेवलप किया जाएगा, जो कि देश की लोकल वैरायटी के पेड़ होंगे सारे के सारे। तो यहाँ पर ये एक तरीके से यहाँ पर इंडिजिनस स्पीसीज डेवलपिंग एंड अमृत वाट, ये बेसिकली अमृत वाटिका, इसको बेसिकली एक तरीके से तेरे धरती माँ को नवीनतम करने की बात की जा रही है। कुछ ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग अपने ही देश में जो हमारे देश के जो खासकर वीर हैं, तो यहाँ पर वीरों की वंदना इसको बोला गया है कि हम लोग अपने जो वीर हैं उनकी वंदना कर रहे हैं, उनको एक तरीके से सलाम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, यानी कि अपने देश के लिए इस तरीके की आहुति देने के लिए। और जो मिट्टी इकट्ठी कर कर यहाँ पर मिट्टी कलश जो होगा उसको दिल्ली लाया जाएगा और अलग अलग यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन के अंदर भी उसको घुमाया जाएगा। ये बेसिक पर्पज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर जिसके बारे में जिक्र किया गया। तो एक ऐसा एक तरीके का एक सिलसिला होता है जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों ने यहाँ पर जानी, अगर इसके रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, बोला गया है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो वसुधा वन है ये एक तरीके से एवरी ग्राम पंचायत और विलेज जो है वो यहाँ पर मदर अर्थ के लिए 75 जो सैंपलिंग है जो इंडिजिनस पेड़ों की वो प्रोवाइड कराएगा, जिसे अमृत वाटिका का नाम यहाँ पर दिया गया है। वीरों का बेसिकली वीरों का वंदन यहाँ पर ये एक तरीके का फैसिलिटेशन प्रोग्राम आप लोग बोल सकते हैं, जिससे फ्रीडम फाइटरों को हम लोग याद करेंगे। पर लेकिन ऐसा नहीं कि इसी दिन याद किया और फिर भूल गए, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इनको हमेशा याद रखें और हम लोग हमेशा कृतज्ञ रहें इनके कि हाँ इनकी वजह से आज के डेट में हम लोग आज़ादी की सांस ले रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो यहाँ पर मिट्टी कलश है वो यहाँ पर अलग अलग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी ले जाया जाएगा ताकि यहाँ पर उनको भी कनेक्ट किया जा सके, क्योंकि देखो गांव से तो मिट्टी लाई गई और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कनेक्ट किया गया वहां पर घुमाकर, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन तीनों में से, या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो ये सारी चीजें अभी आप लोगों को पढ़ाई तो आंसर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोग्राम है और आप लोगों को क्वेश्चन के साथ में बता दिया तो अब आप लोग इसको भूलोगे भी नहीं, है कि नहीं। ये यहाँ पर बात की जा रही है रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में, तो इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं। अभी रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो हमारे देश की एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया। याद रखिएगा यहाँ पर रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है एक तरह का ओनरशिप है, किसके लिए, ये 6 कैटेगरी रहती है। किसी ने गवर्नमेंट की सर्विसेज में, या फिर पब्लिक सर्विसेज में, या फिर कम्युनिटी में लीडरशिप के लिए, या फिर जर्नलिज्म, लिटरेचर या क्रिएटिव जो एक तरीके से कम्युनिकेशन आर्ट है, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फिर यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को 6 एरिया देखने को मिलेंगे, या फिर कोई लीडर आ रहा है एमर्ज होकर तो उसके लिए यहाँ पर ये दिया जाएगा। तो टोटल मिलाकर 6 कैटेगरी में रमन मैग्सेसे अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। अब की बार जो है यहाँ पर रविकांत साहब जो है यहाँ पर इनका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। यहाँ पर ये एक तरीके से इनको जो अवार्ड दिया गया इंडिया से, इसी के साथ में आप लोगों को तिमूर लिसेते से आप लोगों को देखने को मिलेंगे और फिलीपीन से देखने को मिलेंगे, बांग्लादेश से भी देखने को मिलेंगे हमारे पड़ोसी। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या ये फर्स्ट पर्सनैलिटी हमारे देश के रवि कन्नन जिनको यहाँ पर ये अवार्ड मिला है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था विनोबा भावे जी को 1958 में,
मदर टेरेसा जी को 1962 में। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी। और रिसेंट के भी अगर आप लोग बोलोगे तो यहाँ पर देखते हैं, इससे पहले रवीश कुमार साहब को 2019 में दिया गया, जो कि काफी ज्यादा एक तरीके से अप्रिशिएट भी किया गया था, क्योंकि उनका जो जर्नलिज्म का जो तरीका है वो माना जाता है कि वो कभी भी सरकार के प्रेशर में आकर काम नहीं करते हैं, जो गलत है समाज में उसको गलत ही दिखाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर उनको एक तरीके से इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए उनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो अवार्ड है ये मनीला के अंदर में, फिलीपीन के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। क्वेश्चन इसके बारे में बोला गया कि ये एशिया का प्रीमियर प्राइज है। अगर बात करें हाईएस्ट ऑनर एक तरीके सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर दिया जाता है स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप एशिया के अंदर में। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो एनुअली सेलेक्ट करता है RMAF बोर्ड, जो कि यहाँ पर एक ट्रस्ट है जो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता है और 6 कैटेगरी में दिया जाता है। तो आंसर क्या है? आंसर यहाँ पर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, यानी कि सारी की सारी बातें सच हैं, जो सच्चाई है वो यहाँ पर आप लोगों को लिखी हुई है सारी। ठीक है, तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हमारे देश के अंदर में जो आज की डेट में एक प्रोजेक्ट चलता है, उसके बारे में आप लोग बात करूंगा इंडियन नेवी के लिए। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्या है ये PIB के अंदर कवर की गई कंप्लीट न्यूज। एक एक पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। लॉन्च किया गया Y12654, इसका नाम है बेसिकली महेंद्रगिरी। आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में एक प्रोजेक्ट है 17A, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था। इसके तहत नेवी को यहाँ पर शिवालिक क्लास की ये बेसिकली फ्रैगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि लड़ाकू जहाज होता है। ठीक है, इंडियन नेवी को यहाँ पर प्रोवाइड कराने हैं टोटल 7। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला है INS महेंद्रगिरी वो प्रोवाइड करा दिया गया है। टोटल 7 जो है उनके नाम आप लोग याद रखिएगा। ये है INS नीलगिरी, दूसरा है INS हिमगिरी, नेक्स्ट है INS उदयगिरी, नेक्स्ट है INS दूनागिरी, नेक्स्ट है INS तारागिरी, नेक्स्ट है INS विंध्यागिरी, और यहाँ पर INS ये हो गया महेंद्रगिरी। इस INS में INS क्या है ये आप लोग बताइए। बोलोगे सर इतनी बार INS बोल दिया और फिर पूछ भी रहे हो, बताया भी नहीं है। चलिए वीडियो को पॉज कर एक बात बताइए कि ये जो पर्टिकुलर INS है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखता हूं आप में से कौन सही आंसर देता है INS का है। किसको वैसे पता है इसके बारे में? जिसको पता है, देखो वैसे आंसर जैसे अगर किसी को पता नहीं होता है तो कई सारे बच्चे आंसर यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग जो है खुद भी एक बार पार्टिसिपेट किया करो, किसी भी चीज को एक बार खुद से देखा करो ट्राई करके। तो अगर नहीं पता है तो फिर आंसर सर्च कर लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसको बस मन में ही रख ले कि हाँ नहीं पता तो छोड़ देते हैं। ये एक आलसपन की शिकार होता है इंसान, तो इससे बाहर निकलना है। स्टूडेंट हो यार, यंग हो, नहीं कहते गर्म खून है अभी तो है। तो INS नेवी शिप होता है बेसिकली यहाँ पर इंडियन नेवी शिप। ठीक है, तो यहाँ पर INS इंडियन नेवी शिप, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 17A प्रोजेक्ट ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पर जो ये काम किया गया है हमारे देश के अंदर में जो मजगोंग डॉक जो शिप लिमिटेड है उसके द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया है। तो एक तरीके से हमारे देश के अंदर में लोकली यहाँ पर डेवलप किया गया है, ये अच्छी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर इसी के साथ में ये यहाँ पर देखो ऐसा नहीं कि सारे एक के द्वारा बनाए गए हैं, 4 तो बनाए गए यहाँ पर मजगोंग डॉक शिप लिमिटेड, और रिमेनिंग जो 3 है वो बनाए गए यहाँ पर गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, तो इनके द्वारा बनाए गए हैं। अराउंड 75% जो वॉरशिप इक्विपमेंट है वो ऑर्डर किए गए फ्रॉम इंडिजिनस फर्म्स, यानी कि जैसे हमारे देश के अंदर ही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं आप लोग इसको मेक इन इंडिया। जब 75% से भी ऊपर प्रोडक्ट हम लोगों ने लोकल इस्तेमाल किया है तो सीधी सीधी बात है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, प्रोजेक्ट 17A जो यहाँ पर लॉन्च किया गया था, इसके तहत में अभी कौन से शिप जो है वो लॉन्च किए गए? तो बोला गया उदयगिरी, इसी के साथ में नीलगिरी, तारागिरी। सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से पूछ रहे तो ये सारी की सारी अभी आप लोगों को पढ़ाई है सातों की सातों। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर डी हो गया। ठीक है, तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से ये फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी न्यूज़ थी जो इकट्ठी थी काफ़ी दिनों से। मैंने कहा इनको टाइम मिलेगा किस दिन बीच में इनको बेसिकली डिस्कस करूंगा अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट थी। तो शक्तिकांत दास वाली भी हो गई यहाँ पर, ये यहाँ पर इसी के साथ में मेरी माटी मेरा देश वाली भी न्यूज़ हो गई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में भी जाना, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग बोल सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं कई बार, तो ये बिल्कुल भी माइंड में इनको लेकर आप लोगों की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया पूरा इस सिस्टम के बारे में जो कि इंडियन नेवी से रिलेटेड है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इनके साथ में एक क्वेश्चन भी देख लिए, तो आप लोगों को अब ये लंबे समय तक याद रहेंगे, है कि नहीं? तो चीज़ों को भूलना नहीं है। ठीक है, भूलना मना है। ओके, तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। करंट अफेयर को यार याद करने का तरीका ये है कि उसमें इंटरेस्ट लो थोड़ा सा। वैसे भी करंट की न्यूज़ है, पुरानी तो है नहीं कि हाँ यार ये चीज़ें पुरानी चल रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एंजॉय किया करो प्यार से। ओके,
दोस्तों आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को क्या लगता है? आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। यानी कि वो सामान जो है वो टूटे फूटे बिना, वो सामान जो है सिस्टमेटिक वे में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए। एक सप्लाई चेन की जरूरत है। अगर आज की डेट में मैं बात करूं, जैसे मैंने आज की डेट में एग्रीकल्चर के ऊपर में आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था, तो सबसे बड़ी बात क्या है एग्रीकल्चर की अगर कैटेगरी में बात करूं, सप्लाई चेन। मतलब किसानों के खेतों में फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। टमाटर उगाए, टमाटर खेतों में सड़ गए। एप्पल उगाए, एप्पल खेतों में सड़ गए। मतलब अनाज तक कई बार खेतों में सड़ जाते हैं, पर लेकिन एक साइड में इंसान जो है वो भूखा यानी कि हंगर का शिकार है, और दूसरी साइड में खेतों में जो है खाना बर्बाद है। तो इनके बीच में एक कनेक्शन बनाने का काम क्या करेगा, वो करेगा सप्लाई चेन। और उसी सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात की गई, जो रिसेंटली अभी आप लोगों को काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिल क्या हो गया? तो मुद्दा क्या है यहां पर? मुद्दा यहां पर ये कि ये सप्लाई चेन को दुरुस्त करने की बात की जा रही है। देखो आप लोगों ने कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी देखे, यूपीएससी ने खुद ऐसे क्वेश्चन पूछे यहां पर, कि यहां पर सप्लाई चेन के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा लोकलाइजेशन फैक्टर फॉर इंडस्ट्री। अगर कहीं पर कोई इंडस्ट्री लगानी है तो वहां पर क्या रीजन है कि वहां पर वो इंडस्ट्री लगाई जाएगी? आप लोग खुद सोचो, आज की डेट में अगर कहीं पर इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं बहुत ज्यादा, वो कहां पर खुल रहे हैं? आप लोग देखो करोल बाग आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर जीटीबी नगर देखने को मिलेगा अगर दिल्ली के अंदर में आप लोग बात करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एक ऐसा फर्टाइल ग्राउंड है जहां पर फसल जो है आसानी से उगाई जा सकती है इंस्टीट्यूट की। तो इसलिए लोग जो है कोई भी देख लो, सबसे ज्यादा पहले जाकर वही इंस्टीट्यूट खोलेगा। रीजन क्या है? वहां पर बच्चे मिलेंगे तो यहां पर उनका काम चलेगा। ऐसे ही आप लोग यहां पर देख सकते हैं फैक्ट्री इंडस्ट्री कहां पर लगाई जाएगी? जहां का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो, लैंड अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी पावर, रॉ मटेरियल, सस्ती लेबर हो, कैपिटल यानी कि पैसा मिले, और मार्केट। ये सारे फैक्टर होते हैं यहां पर, और ये सारे फैक्टर शायद ही कोई ऐसा महान सिस्टम होगा जहां पर एक जगह मिल जाए। इसलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि लोग जो हैं कई बार दूर दूर काम करने के लिए जाते हैं। कई बार लेबर अवेलेबल नहीं होती है, जहां लेबर होती है कई बार पैसा नहीं होता है। जहां लेबर और पैसा होते हैं वहां पर कई बार जमीन नहीं होती है, और जहां जमीन भी हो तो वहां पावर नहीं होती है। अगर पावर मिल जाए तो वहां रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, वो कहीं और से लाना पड़ेगा। तो बड़ी दुविधा है यार। इन सबको कनेक्ट करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका क्या है? वो है सप्लाई चेन, यानी कि वो है एक दूसरे से कनेक्टिविटी का तरीका। और सप्लाई चेन जितनी दुरुस्त होगी वो बिल्कुल चाइना की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। चाइना ने जिस तरीके से पहाड़ तोड़ तोड़कर उनके बीच में से हाईवे बना डाले ना, चाइना ने जिस तरीके से अपना रेलवे सिस्टम डेवलप कर डाला ना, चाइना ने जिस तरीके से आज की डेट में प्रोग्रेस की है ना, वो आज की डेट में अपने आप को ये बोलता है कि मुझे यूएसए के साथ में कंपेयर करो, इंडिया के साथ में नहीं, क्योंकि मैं इतना ज्यादा डेवलप हो चुका हूं आज की डेट में कि मुझे तो बस यूएसए के साथ में ही कंपेयर करो। और उसने रियलिटी में काम किया इस चीज के ऊपर। जब दुनिया आपस में लड़ रही थी, यूएसए और यूएसआर आपस में लड़ रहे हैं, पता नहीं अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई चल रही है, कभी लीबिया के अंदर, कभी सीरिया के अंदर, पता नहीं कहां कहां सिंह लड़ रहे हैं रसिया के साथ में। उस टाइम पर ये इंसान चुपचाप बैठा हुआ अपने देश के अंदर में अपना क्या बढ़ा रहा था? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना रहा था। आज की डेट में दुनिया की किसी भी कंपनी का नाम उठा लो आप लोग, उस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो चाइना आप लोगों को नजर आता था। कोविड-19 से पहले, कोविड-19 के बाद में ये चीजें टूटी, अब चीजें थोड़ी सी चेंज हुई, दूसरे लोगों के भी चक्षु खुले और उन्होंने भी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाइना के अंदर में सबसे शानदार चीज पता है क्या है? आप लोग अपने देश के अंदर यानी कि हमारे देश के अंदर में अगर लैंड यानी कि जमीन खरीदने जाओगे और उस जमीन के ऊपर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे, तो आज चलो उदाहरण के तौर पर बोलता हूं, मान लीजिए आज की डेट में मुझे कोई एक स्कूल चलाना है जिसमें उन बच्चों को पढ़ाना है जिन बच्चे के जो है माता पिता या फिर किसी एक की डेथ हो चुकी है, या फिर उनकी खस्ता हालत हो रखी है, या फिर मुझे एक ऐसा वृद्ध आश्रम बनाना है जहां पर ऐसे माँ बाप को रखा जाएगा जिनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया है, जिनको कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। अगर मेरे पास में थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया और मेरा रियलिटी में मन है फ्यूचर में कुछ ऐसा कुछ किया जाए, अगर मेरे पास में थोड़ा भी ठीक से पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो यहां पर मैं सोच भी रहा था एक बार इसके बारे में। एक जगह मैंने इतने कई बार माइंड में ऐसे चलता रहता है, एक दोस्त था वो बोल रहा है कि मैंने यहाँ पर जमीन खरीदी है। तो एक तरीके से मैं कई बार ऐसी चीज सुनता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार अच्छा जमीन अगर खरीदे और उसके ऊपर कोई ऐसा हॉस्टल या फिर कुछ ऐसा कुछ बनाया जाए तो मतलब कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो जो जमीन के जब भाव के वो सुनता हूँ ना मैं, तो वैसा पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि एक इस तरह की जमीन खरीदने में ही जिंदगी चली जाएगी यार, यहाँ तो जिस तरीके से चीजें चल रही हैं आगे। तो मतलब एक अच्छा खासा पैसा होना चाहिए,
तब जाकर एक ऐसा आश्रम बना पाएंगे या फिर एक ऐसा सिस्टम बना पाएंगे जहां पर बुजुर्गों को रखा जा सके, उनको ऐसा फील ना हो कि वो अकेले हैं, या फिर कोई एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जहां पर बच्चों को एक अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। और ये सारी चीजें रेवेन्यू के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारे देश के अंदर में इतने भाव बढ़ते हैं जमीन के, तो कोई अगर आज के डेट में कुछ बनाना चाहता है तो पहले उसको जनता से जमीन खरीदनी पड़ती है, क्योंकि लैंड हमारे देश में प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जबकि चाइना के अंदर में जाकर बोल दो कि हम तुम्हारे यहां पर बिजनेस लगाना चाहते हैं, चाइना की सरकार ये बोलती है कि आंख उठाकर जहां तक तुम्हारी नजर देख पाए उस जमीन तक आप लोग बस एक बार देख दो कि वहां तक नजर जा रही है, वो जमीन तुम्हारी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी मैक्सिमम जमीन जो है वो सरकार यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में है। तो वहां पर कोई भी जाए तो फटाफट झट मांगनी फट भी जमीन तुम्हारे हाथ में, बस लाकर अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो, बिजनेस बनाओ और एंजॉय करो। ये चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं, पर हमारे देश में चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए चाइना के अंदर में कई सारी चीजें जो हैं वो आप लोग बोल सकते हैं कि उनके पास में एक पॉजिटिव एज है इन चीजों को लेकर कि सरकार वहां पर इस तरीके से कंट्रोल कर रही है। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जितनी लाइफ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं इतनी लाइफ आप लोग चाइना में रहकर एंजॉय नहीं कर सकते हैं। उनके बड़े बड़े बिजनेसमैन तक की हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ एक शब्द निकाल दे अपने मुंह से। समझ रहे आप लोग? यहां पर वो जैक मा साहब ने एक दो शब्द बोले थे कि हाँ, हमसे ज्यादा ओपन इकोनॉमी जो है वो यूएसए की है। इस शब्द बोलने की वजह से उस इंसान को तड़ीपार कर दिया। वो इंसान 5-6 महीने तक तो पब्लिकली दिखा नहीं कि है कहां पर, आज की डेट में भी नहीं दिखता है। वरना इतने मोटिवेशनल कोटेशन और पता नहीं क्या क्या जैकमा थी चारों तरफ को, और आज की डेट में जैकमा आप लोग कहीं दिखाई देते हैं। वो इंसान जो कि आज इंडिया में नहीं, दुनिया, चाइना में नहीं, दुनिया में जो एक वन ऑफ द मोस्ट एक रिच पर्सन की कैटेगरी में आ रहा था, उसकी एक खस्ता हालत कर दी जरा सी देर में एक शब्द बोलने की वजह से। तो इतनी तो इंडिपेंडेंस है चाइना के अंदर में। कोई मीडिया हाउसेज अपनी मर्जी से वहां पर चाइना को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। हमारे यहां पर तो सरकार के ऊपर दुनिया भर के लीचड़ उछाले जाते हैं, दुनिया भर की गालियां दी जाती है सरकार को। सरकार को छोड़ो, प्राइम मिनिस्टर तक को, प्रेसिडेंट तक को, मतलब दिल खुले गाली मिलेंगे आप लोगों को आज की डेट में। और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब का आप लोगों ने स्पीच सुना होगा मोदी जी का, उन्होंने खुद बोला भी था कि अपने देश के अंदर में सबसे ज्यादा अगर गाली किसी की देश की कोई ज्यादा गाली खाने वाला कोई इंसान है आज की डेट में तो वो मैं हूं। ठीक है, इतनी गाली खाने के बाद ही मुस्कुराना पड़ता है। और ये हर एक पॉलिटिशियन की आप लोगों को बात देखने को मिलेगी। पर लेकिन ये इतनी आजादी चाइना के अंदर में नहीं है। तो इसलिए चाइना के अंदर में कोई भी सिस्टम अगर स्टैब्लिश करना है तो सरकार के कंट्रोल में, तो झटाझट सारी चीजें वहां पर इंप्लीमेंट हो जाती है। और सप्लाई चेन, ये सारी चीजें, रॉ मटेरियल आराम से वो कुछ तो अपने पास में है, कुछ भाई साहब अफ्रीका इधर उधर से उठाते हैं मजे में। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सारा अपना, कनेक्टिविटी, रास्ते शानदार बनाई दिए। रेल जो है उधर तिब्बत से उधर भूटान और पता नहीं कहां का नेपाल तक का कनेक्ट कर डाली उन्होंने। नेपाल को भी ये बोल रहे हैं कि भाई साहब टेंशन मत लेना, तुम अगर ओशन के साथ में कनेक्ट नहीं हो तो टेंशन मत लेना, ओशन के साथ में कनेक्टिविटी की कोई जरूरत नहीं है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह है कि हम तुमको ऑल्टरनेटिव दे देंगे। ओशन के साथ में नहीं, बेसिकली उनका बेसिक पर्पस सीधा सीधा बोलने का यह था कि इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि नेपाल जो है वो अगर चाहता है इंडियन ओशन के अंदर में आना, बे ऑफ बंगाल के अंदर में आना, तो वो नेपाल से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से उड़ीसा आएगा, या फिर नेपाल से बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल, बिहार से झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल आएगा, या फिर नेपाल से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से होता हुआ यहां पर नीचे आ जाएगा, या फिर नेपाल से आता हुआ यहां पर वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश आएगा। यानी कि इंडिया की उसको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चाइना क्या बोल रहा है? टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि यहां पर देखो, यहां से निकलो अपने, यहां से नेपाल से, और इधर आओ तुम घूम के, जहां से चाहोगे हम तुमको पहुंचाएंगे वहां पर, ठीक है। पर इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी मत रखो। तो ये सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो यानी कि उसने इतना ज्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया आज के डेट में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ऐसे ऐसे सिस्टम जो क्रिएट कर दिए, ये आज की डेट में उसकी इसी चीज का नतीजा आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि सप्लाई चेन सबसे बेस्ट तरीका है। और इसीलिए अभी फिलहाल जो सप्लाई चेन की बात की जा रही है उसी के बारे में यहां पर ये सारे मुद्दे सामने निकल कर आ रही है। सप्लाई चेन जो है वो एक तरीके से इंक्लूसिव करता है, सबको साथ में कनेक्ट करके लेकर आता है। जो रॉ मटेरियल है या फिर जो फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसमें जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है और कस्टमर तक पहुंचाती है। आप लोग खुद सोचो, आज की डेट में मान लीजिए मैं कहीं पर जाकर एक छोटी सी फैक्ट्री लगाऊं और वहां पर उसमें किताब यानी कि बुक्स जो है वो बनाना स्टार्ट कर दें वहां पर, ठीक है। और वो बुक्स जो है वो बना दी कहीं जंगल में जाकर दूर कहीं फैक्ट्री लगा दी भाई साहब, ठीक है। अब पता चला वो किताबें वहां तक आने में ही यहाँ पर इतना कॉस्ट लग जाता है कि यहाँ पर शहर तक आने में ही वो परेशान हो जाती है किताब बेचारी। पहले तो उनकी खस्ता हालत हो जाती है, ठीक है, फिर वो बच्चों तक जाती हैं, तो इतना उनकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये सिस्टम कहाँ से निकल कर आया? अगर सोचो उस सिटी के अंदर में वहीं पर ही मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगा दी, जहाँ पर कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, आराम से क्लास उसको ले जाने के लिए, ले जाने का कॉस्ट
कॉस्ट ही खत्म हो जाए, तो ये क्या रहेगा। तो ये ऐसा सिस्टम क्रिएट करना ये जरूरी है। जियोग्राफिकल लोकेशन, खासकर जहां पर आप लोग डिजाइन, प्रोडक्शन, असेंबली, मार्केटिंग, सर्विस एक्टिविटीज ये कॉस्ट इफेक्टिव बनेंगी, तभी उस प्रोडक्ट को आप लोग मार्केट में रख पाओगे। आप लोग खुद सोचो, अगर कोई एप्पल, चलो उदाहरण लेके चलते हैं, एप्पल को आप लोग सब जानते हो, खाने वाला एप्पल नहीं, एप्पल आईफोन वाला एप्पल, जिसको खरीदने के लिए लोग किडनी बेचते हैं, ठीक है। तो उसने अपनी क्वालिटी इतनी मेंटेन कर रखी है, उसके प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी क्वालिटी इतनी मेंटेन होती है कि एक बार फोन खरीद लो तो भाई साहब इंसान जो है आराम से ना होने भी 4 से 5 साल उस फोन से निकाल सकता है, ज्यादा भी निकाल सकता है। पर लेकिन अगर उस फोन के कंपेयर में कोई दूसरा फोन खरीदो, वो 1 से 1.5 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में डब्बा बनने लगता है। खासकर अगर चाइनीज फोन के बारे में अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पर, तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए वो ये कहता है, मुझे अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, जब स्टार्टिंग में बोला था कि इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दो, उसने साफ साफ ये बोल दिया कि मैन्युफैक्चरिंग तो हम कर लेंगे, पर लेकिन रॉ मटेरियल जो है अपने आप लेके आएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। गवर्नमेंट ने मना कर दिया, उसने बोला था कि कम से कम 30-40% तो हमारे यहाँ से भी इस्तेमाल करो। उसने बोला कि इतनी क्वालिटी का प्रोवाइड करा पाओगे, तो इसके ऊपर फिर जो है बहस हो गई दोनों की, तो मैं है, और फिर यहाँ पर मनाही होगी। अब फिर से आ रहा है देश के अंदर में, अब की बार जो है अलग लेवल पर आ रहा है, अब की बार मोटा भाई साथ में आ गए हैं, मतलब मुकेश अंबानी साहब। अभी देखो हमारे बिजनेसमैन देखो, अब की बार जो मार्केट में एप्पल के आईफोन बेचे जाएंगे, उसमें जो एप्पल का जो सिस्टम खोलने की बात की जा रही है, जो बनाए जाएंगे यहाँ पर, उसमें अभी अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी साहब जो है बहुत ही बड़ा प्रॉफिट लेने वाले हैं। एक तो यहाँ पर उसको कई लाख मतलब कई लाख करोड़ या फिर कितने उसको सिस्टम दिया है, जगह दी है कि तुम यहाँ पर आकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग वो करोगे, और ऊपर से जब ये बेचा जाएगा मार्केट में ले जाकर, ये आईफोन जो यहाँ से बन के निकलेगा, उस पर भी 2% प्रॉफिट मुझे दोगे, ठीक है। तो यानी कि अब यहां पर एप्पल फोन जो बेचे जाएंगे, ये समझना मुकेश अंबानी की पॉकेट में भी पैसे जाएंगे। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी सिस्टम जो है ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन क्रिएट करना, ये आज के मॉडल नहीं है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जब बात की गई यहाँ पर 1980s में, उससे पहले कि हाँ किस तरीके से ग्लोबल और रीजनल लेवल पर चीजों को पहुंचाना है, ये सारे सिस्टम वहां से निकल कर आते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है ये हर एक सिस्टम का एक नींव बोल सकते हो। टेक्सटाइल, क्लोथिंग सिस्टम, ये सारी फूड प्रोसेसिंग सिस्टम, काफी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है भाई साहब। जब तक आप लोग का ये सिस्टम, आप लोग खुद देखो, हमारे देश के अंदर में अगर बोले कि आज के दिन में दवाइयां सबसे ज्यादा कहां पर बनती हैं, पर लेकिन देश में हर एक इंसान को चाहिए, किसी के साथ सर दर्द हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कोई बीमारी है, तो सप्लाई तो सब जगह करनी पड़ेगी ना। तो सप्लाई चेन होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और हर एक चीज में है, ये एक की बात नहीं कर रहा हूं। टमाटर जो है मान लीजिए आप लोगों को वेस्ट बंगाल से लेकर आने हैं, और वही टमाटर जो है आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर में ले जाकर बेचने हैं, वही टमाटर आप लोगों को ले जाकर बेचने हैं आज की डेट में मान लीजिए तमिलनाडु के अंदर में, वो आप लोग एप्पल लेकर आगे जम्मू एंड कश्मीर से आप लोगों को तमिलनाडु में ले जाकर बेचने हैं। तो ये सप्लाई चेन का केस है पूरा। अगर जितना सस्ता आप लोग यहां पर ये ले जा पाते हो, लॉजिस्टिक सिस्टम जितना सस्ता आप लोग बना पाते हो, उतना ही बेहतरीन आप लोग रिजल्ट यहां से पा जाते हो। तो ये जरूरी है, एक बैलेंस बनाना, बेसिकली ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए सप्लाई चेन पर पूरा फोकस किया गया अब की बार G20 के अंदर भी। इन्हीं चीज को ध्यान रखने के लिए G20 कंट्री के द्वारा इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की गई। अब यहां पर पहले बोलते हैं चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी रखो। चाइना में कोविड-19 आ गया, क्या करें, अब माथा पीट के बैठ जाए क्या, दुनिया में सप्लाई तो करना है, तो चाइना +1 करना स्टार्ट कर दिया। अब चाइना +1 से भी ज्यादा है, चाइना +1, 2, 3 क्या और भी करो, यानी कि चाइना +1 यानी कि चाइना के साथ में वियतनाम में भी कर दिया। यानी कि लोगों ने अपने ऑल्टरनेटिव खोजना स्टार्ट कर दिया। कहानी सुने ना कि सारे एग जो है वो एक टोकरी में मत रखो, अगर ये टोकरी टूटेगी तो सारे एग बर्बाद, और फिर बोलना कि मुर्गी पहले आएगी अंडा, और बर्बादी हो गई यहाँ पर। अभी फिलहाल सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि आज की डेट में ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो चाइना से दूर जा रही है। चाइना से दूर जा रही है यहाँ पर मतलब क्या हो गया, कोविड-19 के टाइम पर जो लॉकडाउन यहाँ पर देखने को मिला, उसकी वजह से जो वेस्टर्न जो फर्म है यानी कि कंपनी थी यूएसए या फिर यूरोप की, उनको ये समझ में आ गया कि अब यहाँ पर चाइना के अंदर में अगर कल को चलकर फिर से कुछ ऐसी नजर आती है, तो यहाँ पर एक तरीके से बोटलनेक यानी कि एक तरीके से टाइट रेगुलेशन कोविड-19 के टाइम पर पता है चाइना ने लॉकडाउन लगा के रखा, ठीक है, पहले तो बर्बाद कर दिया फिर लॉकडाउन लगा के रखा। तो ट्रेड वॉर जैसी कंडीशन भी यहां पर देखने को मिली यूएसए और चाइना के बीच में। उस टाइम पर मैंने कई सारे आर्टिकल भी आप लोगों से डिस्कस किए। तो चाइना की सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंट रहना अब सही बात यहां पर नहीं है, ठीक है। चाइना में पहले देखो, किसी भी देश के अंदर में क्या होता है, आज की डेट में हमारे देश के अंदर में जो लेबर है वो काफी सस्ती है। क्यों? क्योंकि एक तो स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं है हमारे यहां पर, ज्यादा कंपनी भी नहीं है। किस कंपनी के लिए स्किल सीखें, अगर वो कंपनी आना स्टार्ट होगी उसके लिए स्किल सीख ली। अब स्किल सीख ली, उसमें काम करेंगे, स्टार्टिंग में तो कम पैसा रहेगा, अब टाइम टू टाइम वो पैसा बढ़ता भी रहेगा, तो लेबर को जो है प्राइस अच्छा मिलता रहेगा। अब फिर से अगर कोई कंपनी आ रही है और वो इस लेबर को उठा के लेके जा रही है, या फिर ऑलरेडी स्किल लेबर को लेकर आ रही है, तो यहां पर उसको पर्टिकुलर ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट बनवाने के लिए। चाइना में ऐसे ही कुछ हुआ है। पहले सप्लाई चेन जो थी
कॉस्ट जो थी यहाँ पर एक तरीके से जो कॉस्ट होती है बेसिकली लेबर कॉस्ट, वो काफी सस्ती हुआ करती थी चाइना के अंदर में, पर लेकिन आज की डेट में काफी महंगी हो चुकी है। अगर किसी प्रोडक्ट को मार्केट में आप लोग कॉम्पिटेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। एक फोन है, एप्पल ने ये बोल दिया कि ये फोन की क्वालिटी डिक्रीज नहीं करूंगा, जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं वही प्रोडक्ट यूज करूंगा इसके अंदर में। तो कॉस्ट कहां पर काटी जाए, फिर इसकी कॉस्ट कम कैसे की जाए, लेबर कॉस्ट कम कर दो, तो सारा लात जो होती है वो लेबर के पेट पर लगती है। इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज जब मैंने पढ़ाया तो ऐसे ऐसे काले बेसिकली चेहरे निकलकर सामने आए यहां पर इन कंपनीज के, कि आज की डेट में ट्रेड यूनियन या फिर जो ऐसे ऐसी बात हम लोग करते हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा लात जो है वो सबसे ज्यादा किसके पेट पर लगी है, वो लेबर के पेट पर लगी है। यानी कि जब भी प्रोडक्ट की क्वालिटी तो डिक्रीज होगी नहीं, अब किस तरीके से उसका प्राइस कम करना है, तो सीधा सीधा तरीका है कि लेबर की कॉस्ट कम कर डालो। ये था सीधा फंडा। हमारे पास में एक शानदार अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम पर जब यहां पर चाइना से निकल कर लोग बाहर आ रहे थे, पर लेकिन उस टाइम पर वियतनाम और थाईलैंड जो है वही सप्लाई चेन को अच्छे से एंजॉय कर पाए, हम लोग ऐसा माहौल प्रोवाइड नहीं करा पाए, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। पर लेकिन ओवर द टाइम जो है चीजें थोड़ी बढ़ रही हैं। अभी यहां पर अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जा रही है, बहुत सारी चीजें और देखने को मिल रही हैं, तो आराम आराम से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में जैसे इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में हम लोग कई सारे अपने सिस्टम माइक्रोचिप हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इमर्ज हो रहे हैं एज ए विनर रेस में। पर लेकिन उस टाइम पर एक अच्छा मौका था जब चाइना के ऊपर यहां पर वार पड़ रही थी, तो हमारा देश अब यहां पर चीजें थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जियो पॉलिटिक्स में हम लोग अब यहां पर उभर कर नजर आ रहे हैं। इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है वो काफी ज्यादा विनर है पहले से ही, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी बेकार है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, मैंने आप लोग पहले पढ़ाया भी है, नॉर्मली किसी देश को अगर आप लोगों को लेकर चलना है आगे तो क्या करते हैं, पहले तो उसका प्राइमरी सेक्टर डेवलप होता है। प्राइमरी सेक्टर को कैसे देख सकते हैं आप लोग यहां पर, जैसे रॉ मटेरियल खेतों में से आप लोग गन्ना निकाल कर लेकर आ गए, या फिर लोहा आप लोगों ने खुदाई कर ली कहां से, कोयला आप लोगों ने निकाल लिया कहीं से, तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। जिस इंसान के पास में गन्ना होगा वही गन्ने से रस निकालकर चीनी बना सकता है, गुड़ बना सकते हैं। जिस इंसान के पास में रॉ मटेरियल लोहा होगा वो आगे चलकर लोहे के प्रोडक्ट बना सकता है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि पहले रॉ मटेरियल होना जरूरी है। जब रॉ मटेरियल होगा उस इंसान के पास में तो फिर मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा वो इंसान, तो इनके यहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेगा। तो प्राइमरी के बाद में जब सेकेंडरी आता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग आता है, रॉ मटेरियल से यहां पर मैन्युफैक्चरिंग पर शिफ्ट होते हैं। और जिसने मैन्युफैक्चरिंग यहां पर अच्छे से डेवलप कर लिया वो कौन करेगा, जिसके पास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, जिसके पास में पैसा होगा फैक्ट्री लगाने का, वो मैन्युफैक्चरिंग बना पाएगा। और जिसने मैन्युफैक्चरिंग बना ली फिर वो इसको लेकर मार्केट में जाएगा, बेचेगा, फिर वो सर्विस प्रोवाइड कराएगा कि हमारे साहब ये प्रोडक्ट है मेरा खरीद लो। तो क्या हो गया यहां पर ये, तो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से हो गया टर्सरी, यानी कि रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस। हर एक देश जो है जो आज की डेट में अपनी नींव स्ट्रॉन्ग किए बैठा है वो ऐसे ही बढ़ा है। पर लेकिन हमने कैसे किया है, हमने एग्रीकल्चर यानी कि रॉ मटेरियल से सीधा सर्विस सेक्टर पर शिफ्ट कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में रही नहीं। इसलिए हमारे देश में जो ग्रोथ बढ़ा ना दबाकर कि हमारा डबल डिजिट में ग्रोथ जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का निकल कर आया, और इसलिए इसको जॉबलेस ग्रोथ बोला गया। जॉबलेस ग्रोथ, रीजन क्या था, जॉब मिल ही नहीं रही थी। क्यों, क्योंकि सर्विस सेक्टर में जो करेगा ना काम वो स्किल्ड होगा किसी न किसी रीजन में। सर्विस का मतलब क्या है, टीचिंग एक सर्विस है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। बिना पढ़ा लिखा आदमी क्या किसी को पढ़ा सकता है? अगर कोई वकील बनेगा वो सर्विस है, कोई डॉक्टर बनेगा वो सर्विस है, कोई साइंटिस्ट बनेगा एक तरीके से सर्विस है ये। तो इंसान ये सर्विस प्रोवाइड तभी करा पाएगा जब उसके पास में स्किल होगी। पर मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, उसको बोलो प्रोडक्ट बनाना, एक बार सिखा दिया कि हाँ ठीक ठीक ऐसे काम करना है, वो करता रहेगा इंसान आसानी से। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा कम स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको एक बार सिखा दो। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, मान लीजिए फैक्ट्री, मान लीजिए आप लोगों को फैक्ट्री बनानी है बड़ी बड़ी, आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, आप लोग एक मजदूर लगा दो दुनिया भर के, रोड बनानी है आप लोग वहां पर मजदूर लगा दो ईंटें डालने के लिए, वो सब काम करने के लिए। तो यहां पर आप लोग खेतों में काम करवाना है उनको ढंग से, तो मजदूर लगा दिए उठाकर। तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा एक रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें यहां पर आप लोग आज की डेट में लेबर फोर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए चाइना में सबसे ज्यादा लोगों को जॉब मिली क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनका बहुत ज्यादा बूम पर आया। हम लोगों ने अब आके मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, हम लोगों ने अब आके लोगों को यहां पर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बातें बताने स्टार्ट की। हम लोग अब बोल रहे हैं दूसरे देशों को कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दो, हम लोग अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हमारे चक्षु अब खुले जो कि पहले खुलने चाहिए थे। तो सिचुएशन आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर बहुत पहले काम करना चाहिए था उसके ऊपर हम लोगों ने अब काम करना स्टार्ट किया। इसलिए जरूरी है कि चीजों में बैलेंस बनाकर आगे लेकर चला जाता पहले से। तो इसलिए कहते हैं चीजें सिस्टमेटिक वे लेकर जाओ। चाइना, यूएसए, कोई भी देश उठा लेना, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी डेवलप हुआ है, और हमारे यहाँ पर सर्विस सेक्टर पहले से डेवलप है, इसलिए दिक्कत देखने को मिली। अब जाकर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, अब जाकर चीजें हम लोग बैलेंस कर पा रहे हैं। तो ये अपने ही आप में काफी जरूरी है। इन सब चीजों के लिए सप्लाई चेन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और अब आके रिसेंटली हम लोगों ने बहुत सारे ऐसी चीजें यहां पर देखी। 2022 में अगर बात करें, गवर्नमेंट ने ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात करी, यूएई इंडिया में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बात करी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड के बारे में हम लोगों ने बात की, इंडिया यूके के बारे में, इंडिया यूए के बारे में फ्री ट्रेड के बारे में बात करी है। प्राइम मिनिस्टर वॉशिंगटन के अंदर में गए जून में यहां पर, अभी यहां पर सप्लाई चेन के बारे में, इंडिया यूएसए के रिलेशन के बारे में हम लोगों ने बात की, वेस्टर्न के साथ में हम लोग रिलेशन कर रहे हैं। अब जाकर हमारे चक्षु खुलने स्टार्ट हुए कि यार इसके ऊपर तो काम करना बहुत जरूरी है, वरना काम जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर इसके ऊपर मैं आप लोग क्वेश्चन दो लिखने के लिए, तो कि आप लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन लिख पाएंगे इसके ऊपर सप्लाई चेन को लेकर कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से आप लोग एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में डेवलपमेंट कर सकते हो अगर सप्लाई चेन अच्छी हो। एग्रीकल्चर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर तक आप लोगों को एक अच्छी सप्लाई चेन की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। ये आप लोग बोल सकते हो। डॉक्टर के पास में सर्विस लेने जाओगे पर लेकिन वहां पर भी आप लोगों को दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। वरना फिर जवान मूवी वाली बात है, ऐसा हॉस्पिटल बना लो जहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो कोई भी डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो ये भी जरूर बताना। ये जो न्यूज़ है ये इंटरनेशनल न्यूज़ भी आप लोग बोल सकते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन की भी बात यहाँ पर की जाएगी। अभी हुआ क्या है, यूके जिसको यूनाइटेड किंगडम भी आप लोग बोलते हो, इसके अंदर हमारे देश के लगभग मतलब 1,20,000 से भी ज़्यादा लोग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो हमारे देश से यहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर उनके लिए जो फीस है वो बढ़ा दी गई है, खासकर ये इसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गया है। तो क्या है पूरा मुद्दा मैं आप लोगों को बताता हूँ और इसका इन्होंने क्या बेसिकली वो बोला है कि हाँ इसलिए हम लोगों ने फीस बढ़ाई है। तो उन्होंने बोला कि जो भी बाहर से आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए हम लोगों ने फीस बढ़ाई है ताकि उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके। तो इंडियन स्टूडेंट जो भी वहाँ पर पढ़ने जाते हैं तो आने वाले महीने में उनकी जेब पर यहाँ पर 127 पाउंड यानी कि 13,000 ज़्यादा का यहाँ पर एक तरीके से उन पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक, यानी कि अगर आंकड़े के हिसाब से माने तो 1,20,000 इंडियन स्टूडेंट जो है वो स्टडी कर रहे हैं ब्रिटेन में 2020-21 के हिसाब से, 20-21-22 का आंकड़ा है यहाँ पर, ठीक है। और इंडियन कम्युनिटी वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी है। तो जब भी इस तरह का कोई चेंज आता है, हालांकि इसमें ये नहीं बोला कि इंडियन स्टूडेंट के लिए है ये, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कोई भी विजिटर अगर रहेगा तो उसके लिए यहाँ पर ये स्टूडेंट के लिए बेसिकली कोई भी अगर विजिटिंग स्टूडेंट है यहाँ पर जाकर पढ़ रहा है तो हर एक पर इंपैक्ट पड़ेगा, वो चाइना का भी होगा, वो इंडिया का भी होगा, चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में है ये, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। ये जो अवार्ड है ये पर्सनली मुझे दिल से काफ़ी पसंद आया जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, और आप लोगों को भी सुनकर इसके बारे में अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसी जब न्यूज़ आती है तो कहीं ना सोसाइटी में एक पॉजिटिव लहर लेकर आती है। 84 आर्टिस्ट को कंफर्म किया गया संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड। एक तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड रहता है, ये अमृत अवार्ड, ये क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। 84 यानी कि 84 लोगों को यहाँ पर ये दिया गया, और ये जो 84 लोग हैं इनकी जो एज है वो 75 ईयर से ऊपर है, और ये वो लोग हैं जिनको कभी किसी अवार्ड से, नेशनल अवार्ड से नहीं नवाजा गया उनके करियर में, तो उनको रिकॉग्नाइज किया गया है अब आकर। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बहुत ही बड़ी बात है। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब जिनका नाम है जगदीप धनखड़, उनके द्वारा यहाँ पर ये अवार्ड जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हमारे देश के अंदर में यहाँ पर ये चूज किसके द्वारा किए गए हैं, तो यहाँ पर अकेडमी जनरल काउंसिल है उसके द्वारा यहाँ पर इनको चूज किया गया। अलग अलग फील्ड से, कोई म्यूजिशियन है, कोई डांसर है, कोई थिएटर आर्टिस्ट है, तो अपने अपने फील्ड में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। तो इसके चलते यहाँ पर अलग अलग जो स्टेट, सेंट्रल या फिर यूनियन टेरिटरी से इनको इकट्ठा किया गया और इनको 1 लाख रुपए जो है प्राइज दिया गया। इसी के साथ में तामपत्र और यहाँ पर इनको एक अंगवस्त्र भी दिया गया। कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ लगी मुझे पढ़कर कि उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है जिन्होंने कुछ अपनी लाइफ में अच्छा किया है और उनको आज तक कोई अवार्ड नहीं मिल पाया है, ठीक है। आप लोगों को पता है, देखो बिल्कुल अगर मैं बोलूं यूपीएससी के एग्जाम के बारे में, तो यूपीएससी का एग्जाम ऐसा है जिसमें इंसान जो है पहले प्रीलिम्स देता है, फिर मेंस देता है, फिर इंटरव्यू देता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू देने के बाद में फिर से यहाँ पर कहाँ पर आ जाते हैं, प्रीलिम्स पर आ जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू उसका नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार तो ऐसे भी होते हैं कि कई बार इंटरव्यू दे रहे होते हैं पर लेकिन उनका फाइनल मेरिट में नहीं होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है उनमें या फिर जो वहां पर सिलेक्टेड कैंडिडेट है कोई ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा? नहीं। तो ये भी एक टैलेंटेड कैंडिडेट है, तो इनको भी कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना चाहिए। कई सारे तो लोग ये भी बोलते हैं कि सारी की सारी जो स्टेट फीसेस की जो बेसिकली जॉब है वो यहाँ पर यूपीएससी की जो लोअर यहाँ पर वैकेंसी है उनसे भर लेना चाहिए, तो भी यहाँ पर क्वालिटी जो है वो स्टेट फीसेस से ज्यादा इंप्रूव यहाँ पर देखने को मिलेगी। पर लेकिन वो स्टेट के अंदर सब्जेक्ट आता है तो स्टेट कोई भी अपनी पावर छोड़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि कई बार वहां पर अपने हिसाब से वो काम करते हुए नजर आते हैं, तो इसकी वजह से ये दिक्कत है। वरना ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज तो हम लोग को करना ही चाहिए, ठीक है। बाकी संगीत नाटक अकेडमी जो है ये हमारे देश के अंदर में ये म्यूजिक, ड्रामा, डांस इसके लिए दिया जाता है।
ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पर देखने को मिलता है। और फर्स्ट जो पीवी जो राजमन्नार थे वो फर्स्ट चेयरमैन थे यहाँ पर। 1953 में यहाँ पर ये सामने आया बिल के चलते कल्चर को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है इंसान, म्यूजिक, ड्रामा, डांस, तो उनको अवार्ड देना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पर ये प्रेजेंट किया जाता है। चेयरमैन जो यहाँ पर बात करें, चेयरमैन ऑफ द एकेडमी जो है वो अपॉइंटेड किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर द 5 ईयर, और ये फुल्ली फंडेड किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्कीम्स और प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो संगीत नाटक अकेडमी एज ए ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी अगर क्वेश्चन कोई पूछे तो हल्का सा आइडिया एटलीस्ट आप लोग को रख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के जब अवार्ड दिए जाते हैं तो ये काफी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये तसल्ली में कवर किया गया था आर्टिकल। डिफेंस की न्यूज और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारे देश से आईएनएस जिसका नाम है सुमेधा, ये पार्टिसिपेट कर रहा है इजिप्ट के अंदर में एक एक्सरसाइज जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, नाम है ब्राइट स्टार 2023 की एक्सरसाइज देखने को मिल रही है। और ये कहां पर है, इजिप्ट के अंदर में एक्सरसाइज आप लोगों को होती हुई नजर आ रही है। तो हमारे देश की साइड से आईएनएस जो सुमेधा है तो यहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर रहा है। और आईएनएस क्या है ये आप लोगों को बताइए भूल गए कि याद है? तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में भी आया, आईएनएस सुमेधा जो है थर्ड शिप है ऑफ इंडिजिनसली जो डेवलप किया गया हमारे देश के अंदर में, सरयू क्लास नेवल ऑफशोर पेट्रोल विसल है। बेसिकली इंडिजिनस डेवलप किया गया किसके द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। 2014 में इसको कमीशन किया गया ईस्टर्न फ्लीट जो कि विशाखापट्टनम के अंदर देखने को मिलेगा। फंक्शन कई सारे, सर्विलेंस कर सकता है, इसी के साथ में एंटी पायरेसी के लिए भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मल्टी मॉडल आप लोग टाइप का एक सिस्टम बोल सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें जो आईएनएस सुमेधा है यहाँ पर, ये लगभग 2230 टन तक का ये वेट, इसी के साथ में 105 मीटर ये लेंथ देखने को मिलेगी और 12.9 मीटर इसके आप लोग को ब्रेथ आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में स्टेट ऑफ आर्ट वेपन और एक सेंसर पैकेज देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से नेक्स्ट वो बोलते हैं एक तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड वर्जन आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पर। एडवांस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर ऑन बोर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर 2 डीजल इंजन, इसी के साथ में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा लार्जेस्ट ऑफ काइंड जो एवर जो डिप्लॉयमेंट आप लोगों को नजर आएगा इंडियन नेवी के अंदर में, जो कि यहाँ पर आसानी से 25 नॉट की स्पीड के थ्रू यहाँ पर चल सकता है। ठीक है, 6 न्यूटिकल माइल्स जो 11,000 किलोमीटर ये रेंज आप लोगों को देखने को मिलेगी। और 16 ये नोट्स अगर बात करें तो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ पर ये अपनी जो है एक तरीके से चाल पकड़ सकता है अच्छे लेवल पर। ठीक है, तो ये इसी के साथ में कई सारे एक्सटेंडेड मिशन के लिए भी इस्तेमाल किया था। पर इंपॉर्टेंट बात ये तो खैर कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, इतनी इस तरीके की चीजें नहीं पूछता है। एक तो बेसिक कहां पर ये एक्सरसाइज हो रही है तो इस एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों से पूछा सकता है, और ये पार्टिसिपेट कर रहा है ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके की बायनल एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी पार्टिसिपेट करते हैं। ये कंडक्ट की गई नॉर्दर्न इजिप्ट और लीड की गई यूएसए और इजिप्टियन एयरफोर्स, बेसिकली आर्म फोर्स दोनों के द्वारा मिलकर। और ये एक तरीके से लार्जेस्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है इन द मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन के अंदर में। 1980 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये 18 बार जब से आप लोगों को देखने को मिल रही है, मतलब 18 टाइम हो चुकी है यहाँ पर। एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं यहाँ पर फ्रॉम 34 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये एक्सरसाइज का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, कौन सा देश कंडक्ट करा रहा है, कौन मिलकर इसको लीड कर रहा है, और हमारे देश से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, आईएनएस सुमेधा। तो ये है इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसी न्यूज है जो कि इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट यहाँ पर कर सकते हो। एक बोट यानी कि एक नाव जो कि 32 चिल्ड्रन यहाँ पर बेसिकली लेकर जा रही थी, बागमती रिवर के अंदर में डूबती है और इसकी वजह से कई सारे जो लोगों की, बच्चों की भी जान जाती है और ये काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर एग्जाम में देखो, ये तो कोई पूछेगा नहीं आप लोगों से कि यहाँ पर कौन सी जो बेसिकली नाव एक तरीके से कितने बच्चों की जान चली गई या बच्चे का नाम क्या था, ये तो नहीं पूछेगा। पर लेकिन इतनी दर्दनाक घटना है कि यहाँ पर जो कि डूबी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी रिवर है जो कि ट्रांस बाउंड्री रिवर देखने को मिलेगी इंडिया और नेपाल के बीच में। तो क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से फिर बढ़ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा बागमती जो रिवर है ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है इंडिया और नेपाल के बीच में। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर ये आप लोगों को निकलती हुई नजर आती है कहां से, ये शिवापुरी हिल। तो शिवापुरी हिल जो है यहाँ पर आप लोगों को निकलती हुई नजर आएगी, जो कि नॉर्थ ऑफ जो काठमांडू से फ्लो होती है ये हमारे देश के अंदर में। इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरी भी कई बार पूछ ली आती है, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग ट्रिब्यूटरी के नाम भी देख सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि रटने होते हैं, पर लेकिन रिवर का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है। यहाँ पर रिलीजियस के बाद में बात करें तो यहाँ पर हिंदूज एज वेल एज बुद्धिस्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और कोई भी ऐसा लोकेशन जो कि कम से कम 2 कम्युनिटी के लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार। ठीक है,
काठमांडू जो वैली है उसके बारे में याद रखिएगा, तो वहां पर ये पास होती है, उससे होती है, उसी के साथ में डिवाइड होती है काठमांडू में। ये यहाँ पर एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा पटन, इसी के साथ में मतलब अलग अलग रीजन में जाती है, और यहाँ पर कुछ रीजन सदन से होते हुए यहाँ पर फिर ये बिहार के अंदर एंट्री करती है। ठीक है, जो रिवर है वो ज्वाइन करती है नारायणी रिवर, ये नारायणी रिवर लोकेटेड इन द सदर्न नेपाल के अंदर में, और इसी के साथ में यहाँ पर ये मर्ज करती है किसके साथ में, बागमती और नारायणी। ये कहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा गंगा में। ठीक है, मतलब क्या है, आप लोग देखने के लिए अगर समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं बागमती। ठीक है, तो ये है बेसिकली बागमती रिवर, और यहाँ पर ये गंगा के साथ में आकर मिल जा रही है आगे चलकर। तो ये पर्टिकुलर एक पिक्चर है जो कि यहाँ पर आप लोग ये सारी चीजें दिखा रही है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया एटलीस्ट आप लोग रख सकते हैं कि ये एक तरीके से गंगा की एक तरीके से आगे चलकर ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, कंफ्यूज आना नहीं है। यूपीएससी का मेंस का पेपर जैसे मैंने बोला था, किस किसी ने देखा, जिसने नहीं देखा एक बार जरूर देखना। उसमें यहाँ पर एग्रीकल्चर में इनोवेशन के बारे में बात की गई, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से वहां पर पूछे जाते हैं। फिर नाबार्ड जो है उसने साइन किया एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूएनडीपी के साथ में मिलकर यहाँ पर, ताकि डेटा ड्रिवन इनोवेशन किए जा सके एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो नाबार्ड क्या है, हमारे देश के अंदर में एक बैंक है जिसको बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू, तो इसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो डेटा इन द क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ये एक कोलैबोरेटिव डिजिटल पब्लिक गुड है, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग देखते हैं कि फोकस कर रहा है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के ऊपर। जो यहाँ पर यूएनडीपी है, ये एक पार्टनर है यहाँ पर। अगर हमारे देश के अंदर में बात करें तो 50 मिलियन हेक्टेयर जो फार्म लैंड है अक्रॉस द जो इंडिया के अंदर में, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि उस लैंड को सही से यूटिलाइज किया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पर ओपन एक्सेस, ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन कोड, ये एक तरीके से इसके बेसिस पर काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक कटिंग एज जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के थ्रू यहाँ पर काम किया जाएगा, ताकि और अच्छे से, देखो होता क्या है, मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में पानी की कमी है तो वहां पर फसल यानी कि क्रॉप कैसी होनी चाहिए जो कि पानी के साथ में डील कर सके। अगर इसी तरीके से आप लोग चीजों को देखोगे तो हर एक एरिया में डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप लोगों को नजर आएंगी, तो उसी पैटर्न पे चीजों को चलाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से और इंपॉर्टेंट न्यूज है, कम से कम आप लोग याद इसके बारे में जरूर रखिएगा, किसके साथ मिलकर हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। ठीक है, कंफ्यूज आना नहीं है। ये न्यूज हालांकि मैंने डिस्कस की थी आप लोगों से पहले भी मोरक्को के अर्थक्वेक के बारे में। अभी यहाँ पर इसका एनालिसिस किया जा रहा है, आखिर इसका एपिसेंटर कहाँ था, क्या क्या दिक्कतें थी। तो देखने को मिल रहा है कि ये जो था इसका लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो एपिसेंटर यहाँ पर जो अर्थक्वेक था, ये हाई एटलस जो माउंटेन है वहां पर देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर ये खतरनाक अर्थक्वेक यहाँ पर निकल कर आया। और ये लगभग 1000 किलोमीटर आगे अगर बात करें तो मोरक्को और अल्जीरियन बॉर्डर तक यहाँ पर ये इसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिला, जो कि काफी लार्ज स्केल पर लोगों की जान भी लेके गया। मोरक्को जो है यहाँ पर एक माउंटेनियस आप लोगों को कंट्री देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर अगर आप लोग जाएंगे तो स्पेन हो गया, नीचे हो गया यहाँ पर मोरक्को, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये मैंने आप लोगों को लोकेशन भी यहाँ पर बताई थी, तो कई बार आप लोगों से लोकेशन पूछी जा सकती है। यहाँ से देखिए ये मेडिटेरेनियन सी हो गया और ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक। तो पूछे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस को कनेक्ट करता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इसमें आप लोगों को कई सारी माउंटेन रेंज, एटलस और रिफ आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, लैंग्वेज क्या बोली जाती है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी है। जो आप लोग वनडे टाइप एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ही बेसिक से इन्फॉर्मेशन कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो इसलिए कई बार स्लाइड जो है उसमें कई सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डाल दी जाती है, ताकि जब आप लोग देखो तो उसको लेकर आप लोगों के मन में कोई डाउट ना हो। ठीक है, ये एक पॉलिटी की न्यूज है और ये एक ऐसी न्यूज है जो आगे भी आप लोग कई बार देखने को मिलेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, रेफर की गई एक प्ली, जो कि वैलिडेशन ऑफ द जो सेडिशन जो चार्ज है कि उसको कैसे लेकर चलना है, वो 5 जज की बेंच यहां पर सुनेगी। ठीक है, तो यानी कि देशद्रोह का जो चार्ज लगाया जाता है वो एक ऐसा चार्ज है हमारे देश के अंदर में जो अंग्रेजों के टाइम से हम लोग ढोते आ रहे हैं। वो हमारे देश के अंदर में बाल गंगाधर तिलक जी यहाँ पर, इसी के साथ में हमारे देश के जो एक तरीके से महात्मा गांधी जी फ्रीडम फाइटर थे, तो उन सबके ऊपर में यहाँ पर ये चार्ज लगाया गया और आज तक हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं। तो देशद्रोह का जो चार्ज लगाया जाता है इसको लेकर कई बार रहता है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब तो एक तरीके से हमारे देश के अंदर में हट जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ये कानून लेकर आया गया था। तो उसी को सुनने के लिए इंडियन पिनल कोड का ये सेक्शन है, कैसे इसको लेकर चलना है, इसी के बारे में बात की जा रही है। हिस्ट्री अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, ये 124A जो सेक्शन है यहाँ पर, ये थॉमस, जिनका नाम है यहाँ पर, देखो नाम आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर, जिनके द्वारा इंक्लूड किया गया ये इंडियन पिनल कोड में 1870 में।
तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस जो यहाँ पर ये जो सेक्शन था ये फर्स्ट इंक्लूड किया गया बेसिकली वाबई एक्टिविटीज के लिए 1863 से लेकर 1870 तक। फिर यहाँ पर इसको इसका पार्ट बना दिया आगे चलकर, ठीक है। अर्लीस्ट जो थे यहाँ पर जिनका नाम था जोगेंद्र चंद्र बोस, उनका ट्रायल हुआ 1891 में सी के थ्रू। आगे चलकर और भी कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है आप लोग देखते हैं यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक जी, आर्टिकल केसरी में कुछ लिखा था तो उनको भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो ये देशद्रोह का चार्जेस के तहत यहाँ पर उनको भी लपेट लिया। तो इसी के साथ में महात्मा गांधी जी को फिर आगे चलकर 1992 में उनके ऊपर चार्ज लगा दिया, जवाहरलाल नेहरू जी के भी ऊपर चार्ज लगा दिया। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो हनन करता है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में तो सही है, चलो हम लोग लगा लेते हैं आज के डेट में, ठीक है, पर लेकिन इस तरीके से ये चीजें सही नहीं है, तो कई बार इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 124 जो है क्रिमिनल ऑफेंस फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री देखने को मिला यहाँ पर। तो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर 1973 में इफेक्ट किया गया 1974 में, और फिर इसको यहाँ पर रिपील्ड किया गया, बेसिकली रिपील्ड किया गया पुराना 1898 का जो कॉलोनियल एरा का जो कानून था उसको। तो यहाँ पर कई सारे चेंजेस भी किए गए। तो अभी यहाँ पर इसके बारे में देखना है क्या होगा, क्योंकि जजेस की बेंच को जो दिया गया है वो इसका ढंग से एनालिसिस करेगी और फिर रिजल्ट जो होगा वो आप लोग के सामने निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन आना कतई नहीं है, ओके। आइए अब यहाँ पर फोकस देते हैं जो कि आप लोगों का स्कोर बूस्टर है, आप लोगों का स्कोर बूस्ट करेगा, इससे पता चलेगा आर्टिकल कितने अच्छे से सुने हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड के बारे में, तो सही स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है। जो अवार्ड है वो इंडियन जो है उनकी परफॉर्मेंस जो रहती है एज 75 से ऊपर उनको यहाँ पर दिया जाता है, और रेसिपिएंट जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं संगीत नाटक अकादमी जनरल काउंसिल के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया है ओनली 1, बी में बोला गया है ओनली 2, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया नन। सही आंसर आप लोग बताइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू, ये है बागमती रिवर, तो यहाँ पर इट इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन भूटान एंड इंडिया। ये जो होती है ये शिवपुरी जो हिल है उससे निकलती है यहाँ पर और एंटर करती है बिहार के अंदर में। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। सही आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस सुमेधा के बारे में। इंडिजिनसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, डिजाइन किया गया था यहाँ पर एडवांस लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर ऑन बोर्ड, ठीक है। तो सॉरी एक तरीके से डिजिग्नेट करता है एक तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी याद रखते हैं, यहाँ से एक तरीके से एक नहीं वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर है इसको भी ले जा सकता है, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। सही आंसर क्या है ये बताना है। ब्राइट स्टार किस किस के बीच में यहाँ पर कौन इसको एक तरीके से कंडक्ट करा रहा है? यूके, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रसिया या यूएसए, इजिप्ट। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेशनल जुडिशियल डेटा पोर्टल ग्रिड के बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। तो नेशनल ये बात कर रहा है रेपोजिटरी ऑफ द केस इंस्टीट्यूट पेंडिंग या डिस्पोज किए जाते हैं देश के अंदर में, उनका डेटा रखता है, और यहाँ पर डेवलप किया गया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। सही आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। देशद्रोह के चार्ज के बारे में बात की जा रही है कि कंसिडर द जो फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में, तो डील करता है सेक्शन 124A के इंडियन पिनल कोड के। ये पनिश करता है एनीवन जो यहाँ पर अटेम्प्ट करता है क्रिएट करने के लिए डिसअफेक्शन टुवर्ड द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और ये पर्सन चार्ज इसके अंडर में होता है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल या फिर नन। सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से यहाँ से। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जिसको DICRA बोला गया है। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये प्रोवाइड करता है ओपन एक्सेस टू द की जियोस्पेशल जो डेटा सेट है रिलेटेड टू क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, और इंप्लीमेंट करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सही आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। ये आप लोगों को बताना है। CSET का क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, इसको अटेम्प्ट करो यहाँ पर। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और इसको अच्छे से आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इसी के साथ में कल टेस्ट किस किसने दिया था ये भी आप लोग बताइए, क्योंकि इस टेस्ट जो होता है उसको ढंग से अटेम्प्ट करोगे तो लंबे समय तक चीजें अच्छे से याद रख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है बेटला नेशनल पार्क के बारे में। तो ये कहाँ पर है? झारखंड इंडिया के अंदर में है। ये आप लोगों को प्लमू टाइगर रिजर्व और इसी के साथ में यहाँ पर ये है बेसिकली मुधवार वुल्फ सेंचुरी, इसके कनेक्टेड आप लोगों को नजर आएगी 1989 से, ठीक है। ये जो यहाँ पर प्लमू टाइगर रिजर्व है ये 9th ओरिजिनल टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर में। तो ये 9 वन ऑफ द ओरिजिनल जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इसी के साथ में बेटला जो है वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर में, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में लाया गया था। कई सारे जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, उसी के बारे में बात की जा रही है, और झारखंड के अंदर में आप लोगों को ये देखने को मिलता है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोग बताइए। इसका आंसर है बोथ, यानी कि दोनों करेक्ट है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पर? दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ए, यानी कि सेकंड इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये नेपाल और इंडिया के बीच में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट यहाँ पर ब्राइट स्टार के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये बताई दिया मैंने दोनों के बीच में, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये पोर्टल के बारे में जो डिस्कस किया था मैंने से, तो आंसर बी यानी कि दोनों सही है यहाँ पर, तो इसको याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को ऑल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सारी के सारे बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। इसके बारे में अगर बात करें नेक्स्ट यहाँ पर, इसके बारे में बहुत सही है यहाँ पर, जो कि डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के बारे में बात करता है। सी सेट के बारे में क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो गया, और एक हो गया आप लोगों के सामने, ये हो गया इंपॉर्टेंट लोकेशन। एक बच्चा कह रहा है कि सर अंग्रेजी अगर देखें तो यहाँ पर कई सारे हमारे शब्द जो हैं मुझे समझ में आने लगे हैं। तो पहले न्यूज़पेपर भी जैसे मैं देखा करता था तो समझ नहीं आता था, अब इससे न्यूज़पेपर को पढ़ने में भी आसानी होने लगी है, क्योंकि पिछले लगभग 7-8 महीने से मैं ये चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। तो यार देखो, अगर चीज़ें आप लोग फॉलो करोगे तो उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है इनकम्बेंट के बारे में, तो यह है पधारी, एक तरीके से ये प्रेरक बोल सकते हैं, ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर्टिकुलर पोजीशन पर आना, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की रही है ओफिंग के बारे में, तो आने वाला समय, तो इसको यहाँ पर बेसिकली ओफिंग नहीं दैट जो टाइम दैट इज टू कम, ठीक है। तो उसके बारे में बात की रहे हैं धीरे धीरे, या फिर भविष्य के बारे में जो बात करें। नेक्स्ट बात की रहे हैं विली नीली, ठीक है। तो ये क्या है, ये बिना सोचे समझे कोई काम कर देना। पिटेंस क्या है, ये है अल्प भाग, किसी छोटे बेसिकली आप लोग भाग को बोल सकते हो, ये शब्द पिटेंस यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कई सारे शब्द हैं जो आप लोग रेगुलर न्यूज यूज कर सकते हैं अपने आसपास भी। नेक्स्ट है यहाँ पर, यह है रेपेंटेंस, इसका मतलब पछतावा, यानी कि एक तरीके से किसी चीज को गलती हो जाना तो फिर पछतावा करना। नहीं कहते फिर पछतावे क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताए क्यों ना, पछता लो भाई साहब ताकि फिर से ना चुगे हैं। अगर पछताओगे नहीं तो फिर से चुग जाएगी, फिर बार बार परेशान होते फिरोगे। देखो कई सारी ना ऐसी कहावतें बना रखी है समाज के अंदर में कि इंसान को वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील कराने के लिए होती है, और वो उन लोगों ने बना रखी होगी मुझे लगता है जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं होगा, ठीक है, कुछ हुआ नहीं जिंदगी में, तो यार मेरी जिंदगी में तो ये था, मेरे भाग्य में नहीं था। तो मतलब दिल को तसल्ली देने वाली बातें होती है कि मेरे भाग्य में नहीं था, ये नहीं बोलेगा कि यार मैंने उतनी मेहनत नहीं की कि वो चीज मुझे मिल जाती। तो हमेशा ऐसी कहावतों से आप लोग बचो, क्योंकि ये कहावतें जो हैं आप लोग कहीं ना कहीं दिल का दिलासा देती हुई नजर आएंगे, और आप लोग जो फोकस अपने काम पर कर सकते हैं उस काम से फोकस से आप लोग पीछे हट जाओगे। तो दिल को तसल्ली देने वाली, दिल को दिलासा देने वाली कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए आपके पास में। आपके पास में बस अपना फोकस होना चाहिए कि अपना टारगेट है इतना आज कंप्लीट करना है, उसके बाद में एंजॉय करना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखनी है। तो कहने का मतलब है कि 100% अपना लगा दो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा बाद में। ये तो नहीं रहेगा कि यार मैंने 100% नहीं दिया, तो बाकी तो हो सकता है कि जो भी हो, कई बार चीजें होती हैं नहीं कि उस टाइम पर ऐसा कंफर्टेबल जोन रहा, 70 चीजें होती हैं, पर लेकिन अपना 100% दिया यार मैंने, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। वो सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, उसके कंपेयर में आप लोग किसी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो उसको यहीं छोड़कर जाइए, और एप्लीकेशन पर शाम को मिल जाइए, जहां पर डेली एक क्विज होता है आप लोगों के लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, और फिर वीकली टेस्ट भी आप लोगों को रिलेटेड देखने को मिल जाता है, ठीक है। वो भी अपडेट हो गया वीकली टेस्ट भी, तो उसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और इसी के साथ में अगर सीरियस हो यूपीएससी को लेकर, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रामबाण है, वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग अगर नहीं करोगे तो पेपर आप लोगों ने देखा होगा, पल्ले नहीं पड़ेंगी चीजें, पता होंगी चीजें कि हाँ यार सब कुछ पढ़ा पढ़ा लिख रहा है, पर लिख नहीं पाओगे क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो आंसर राइटिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जस्ट एक नॉमिनल फी है यहाँ पर, लाइफ टाइम एक्सेस के लिए आप लोग यहाँ पर इसमें इसको स्कैन कर या फिर ये यूपीआई आईडी यूज कर यहाँ पर आप लोग पेमेंट कर इस पे सेंड कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो जाना, और यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली प्रोसीजर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा है, आप लोग इसको अगर रेगुलर पार्टिसिपेट करोगे तो एक अच्छे लेवल पर अपने आप को कंफर्टेबल कर पाओगे। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताइए, और इसी के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि चीजों को रिवाइज करते हुए आप लोग आगे बढ़िए। कहीं भी कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी हो तो उसको आप लोगों को यहीं पे छोड़ के जाना है, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए पीछे का, वरना चीजें तो कवर होती रहेंगी, पर लेकिन अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर बाद में अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो इसलिए रिवीजन पर सबसे ज्यादा फोकस देना है। कैसा लगा डिस्कशन, इसको फिर से पूछ रहा हूं, जरूर बताना, फीडबैक देना, 10 में से कितने मार्क्स दोगे आज के लेक्चर को।